सेट नंबर 10 है। चूँकि ये AEDO का सेट है और ऊपर से GK GS है, तो आपको बिहार दरोगा में भी काम देगा, ठीक है। और ये आपका सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक आपको अपलोड कर दिया गया है। आप इसको वीडियो पॉज करके पहले आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद फिर आपका सोल्यूशन देखिएगा। क्योंकि वीडियो मैं पूरा इसको बना रहा था तो मुझे लगा कि बन रहा है, लेकिन क्या होता है कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। तो मुझे फिर से ही दोबारा करना पड़ रहा है। चलिए तुरंत इसको बना देते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये आपको पता है ये कहाँ से, रूस के संविधान से। किससे? रूस के क्रांति से, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिखा है? रूस से। याद, रूस से जो है ना मौलिक कर्तव्य भी लिया गया है, याद रखिएगा, रूस से मौलिक कर्तव्य। चलिए, आपका अमेरिका है, अमेरिका से मौलिक अधिकार, अमेरिका से मौलिक अधिकार, ऊपर से न्यायिक पुनरावलोकन। क्या? न्यायिक पुनरावलोकन, याद रखिएगा, मेरे शब्द को सुनिएगा, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से, और अमेरिका से और क्या लिया गया, जल्दी बताइए। कि महाभियोग, महाभियोग जो आपको राष्ट्रपति को जो हटाते हैं, चाहे आपको मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं महाभियोग से, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। चलिए, अब आपका फ्रांस देखिए, फ्रांस से जो है आपको स्वतंत्रता, बंधुता और समानता लिया, याद रखिए, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता लिया गया, याद रखिए, फ्रांस से। आयरलैंड से जो है ना आपको DPSP लिया है, जिसको नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, आयरलैंड से। और जर्मनी से जो है ना आपको क्या लिखा है, आपातकाल लिया है। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि संविधान में अल्पसंख्यक के शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। देखिए, संविधान में जो है ना अल्पसंख्यक का शब्द को परिभाषित किया ही नहीं है, सिर्फ आर्टिकल जो है 29 और 30 में खाली बोल दिया है कि अल्पसंख्यक जो है ना वो धार्मिक और भाषाई आधार पर उस पर कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब उसका संरक्षण किया जाएगा, उस पर भेदभाव नहीं किया, याद रखें। तो याद रखिएगा, अल्पसंख्यक को पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया, यहाँ पर क्या लिखा है, किया गया है, तो ये आपका गलत है। दूसरा बोल रहा है कि संविधान केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों की मान्यता देता है। देखिए, संविधान जो है ना धार्मिक अल्पसंख्यकों की नहीं, धार्मिक प्लस भाषाई, ठीक है। तो यहाँ भाषाई नहीं लिखा हो, तो ये भी आपका गलत है। तो केवल ना तो 1 और ना तो 2। भारत के संविधान को मूल ढांचे का हिस्सा नहीं। देखिए, मूल ढांचा क्या, देखिए सबसे पहले ये देखिए कि मूल ढांचा जो दिया था वो आपका कौन दिया था, ये केशवानंद भारती। हाँ, केशवानंद भारती बनाम केरल जो है, एक बहुत 1973 में बहुत बड़ा केस था, पूरे भारत में बहुत, ये क्या बोलते हैं, फैल गया था कि, क्योंकि ये जो है ना बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। ये बोला था कि संविधान का संशोधन, पहले क्या होता है, संविधान के प्रस्तावना में संशोधन नहीं होता था, लेकिन केशवानंद भारती बोला है कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे को अफेक्ट नहीं करना है, मतलब मूल ढांचे को देखते हो। तो भाई इसमें यह होता है, मूल ढांचा कौन है, तो देखिए मूल ढांचा क्या होता है ना, जैसे कि आपका संविधान सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर प्रस्तावना को बदल रहे हैं, चाहे अनुच्छेद, कोई भी अनुच्छेद को बदल रहे हैं, तो संविधान तो हमेशा सर्वोच्च रहेगा। और दूसरा कि न्याय, मतलब न्यायिक जो भी है समीक्षा, अच्छी न्यायिक समीक्षा होना चाहिए। दूसरा, शक्तियों का जो पृथकीकरण है ये भी होना चाहिए। ये सब आपका मूल ढांचा है, याद रखिएगा। या स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, ये भी आपका क्या है, मूल ढांचा। तो ये सब जो है आपको केशवानंद भारती में बोला गया था। तो आपको क्या बोल रहा है कि कौन नहीं है मूल ढांचा, तो देखिए न्यायिक समीक्षा होना चाहिए, आपको क्या है, धर्मनिरपेक्ष, मतलब स्वतंत्र, आपकी कोई भी धर्म अपना सकते हैं। फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी होना चाहिए। ये राष्ट्र आपातकाल जो है ना एक विशेष है, याद रखिएगा कि संविधान में एक विशेष अथी है, क्या बोलते हैं, अनुच्छेद है, जिसमें जो है स्पेशल के समय ही लगता है, क्या है, स्पेशल, जैसे कि आपातकाल गया तभी लगता है। तो सरकार इसका जो है विशेष समय अब उपयोग करती है। तो ये जो वैसे भी आपको बताते हैं आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ध्यान से सुनिएगा कि अनुच्छेद 35A भारतीय संविधान में किस प्रकार है। देखिए सबसे पहले यह देखिए, सुनिए कि अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 ये दोनों क्या है, ये आपका जो है, एक सेकंड रुक जाइए, अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 ये आपका किससे है, ये आपका जम्मू कश्मीर से है।
तो जम्मू कश्मीर जो है अनुच्छेद 35(1) के तहत राष्ट्रपति जो है इसको एक विशेष अलग राज्य के रूप में इसको मतलब संविधान इसका अलग होगा, ऐसे किया गया था। कब? 1954 में। ठीक, याद रखिएगा। तो अब तो खैर ये हट गया, क्योंकि अब ये दोनों क्या है, एक जम्मू कश्मीर अलग, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख जो है अलग, आपको क्या है ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 35 है किसके तहत है? तो 354। और एक आपको बताते हैं, जैसे 371 अनुच्छेद में ना टोटल आपको कितना है, तो ABCDEFGHIJ ऐसे करके। तो ये देखिए AB 371A, 371B, 371CDEFGHIJ, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि इसमें कौन कौन है, किसके लिए है? ये भी जो है ना 371 कहता है कुछ विशेष राज्य के लिए कुछ विशेष अनुच्छेद। तो जैसे ये सब याद रखिएगा, सब 371A है, 371B है, 371C है, 371D है, 371I है, ऐसे करके। तो चलिए ए जो है सबसे पहले आप इसको याद रखिएगा NAM। तो एन से नागालैंड, ए से याद रखिए एन से नागालैंड, ए से आसाम, सी से एम से मणिपुर, याद रखिए नाम। एन से नागालैंड, 371A है, 371B में आपका आसाम है, 371C में आपका क्या है मणिपुर। ठीक है नाम। उसके बाद एक और याद रखिएगा, जैसे ना हो गया, फिर ए जैसे ना, एन के बाद ए है, फिर एम के बाद 2 ए है, याद रखिएगा। तो ये क्या बोलेगा? माँ, ना माँ, NA माँ, नहीं माँ, ना माँ, क्या माँ। एम से आपका क्या है? आपका मणिपुर है। ठीक है। और ए और दोनों ए जो है आपका ये आपका आंध्र प्रदेश है, याद रखिए। DI जो है अनुच्छेद 371D, 371I दोनों आपका अरुणाचल प्रदेश से, याद रखें दोनों आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश से। अब आपका ना माँ, उसके बाद आपका क्या हो गया? एफ जो है एफ जो है ना माँ साम। देखिए साम आज कर, मतलब माँ से कह रही है कि कोई बच्चा कह रहा है कि ना माँ शाम आज कर। तो शाम में SM आज कर, AJ कर, AJ के, याद रखिए। ठीक है, ना माँ शाम आज कर। तो S जो है आपका ये क्या है? सिक्किम। क्या है? तो 371 का जो F है वो आपका क्या है? सिक्किम। 371 का जो G है नीचे, ये G है आपका मिजोरम। ठीक है, सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, इसके बाद ये जो है ए से आपका अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए ये जो ए 2 गो था ये आपका आंध्र प्रदेश था। ये जो पहला ए है ये आपका आसाम है। ये जो लास्ट का ये 5वां DI का जो ए है ये आपका दोनों अरुणाचल प्रदेश है। अब जो ए आया ये लास्ट वाला ए, देखिए ध्यान से, लास्ट का ए ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। और जी से गोवा, उसके बाद के से आपका कर्नाटक। ठीक, देखिए इसका भी ट्रिक है, लेकिन आप फिलहाल इतना ही याद रखिए कि ना माँ शाम आज कर, आज कर। ठीक, चलिए ये देखिए सब 371 का कुछ राज्य का विशेष आपका ये है अनुच्छेद है। चलिए भारत के महान्यायवादी, देखिए कुछ लोग क्या होता है ना कि कंफ्यूज करता है कि क्या है। देखिए एक CAG होता है और एक होता है महान्यायवादी, जिसे क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। और एक होता है महाधिवक्ता। देखिए ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन कैग का सिर्फ लेखा जोखा करता है। क्या करता है? लेखा जोखा। और लेखा जोखा जो करता है वो आपका, एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। एक सेकंड देखिए जो आपका कैग है ना वो आपका लेखा जोखा करता है, चाहे वो भारत का हो चाहे वो राज्य का। जो पैसा उसा का बात है वो आपका दोनों जो है ना एक ही आदमी करेगा, वो कैग करेगा। लेकिन महान्यायवादी और महाधिवक्ता क्या होता है? देखिए महान्यायवादी पहले 76 अनुच्छेद में है, महाधिवक्ता जो है आपका 165 अनुच्छेद में, कैग याद रखेगा 148 में है। तो अब देखिए महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों जो है ना कानून अधिकारी होता है। कानून अधिकारी याद रखिएगा, कैग जो है आपको पैसा का अधिकारी, मतलब लेखा जोखा का अधिकारी। लेकिन महान्यायवादी और महाधिवक्ता जो है दोनों क्या होता है? कानून अधिकारी होता है। लेकिन महान्यायवादी जो है वो केंद्र का कानून देखता है, मतलब केंद्र पर कोई केस कर दिया तो महान्यायवादी जो है अपने केंद्र को बचाएगा, सरकार को बचाएगा। और महाधिवक्ता वो आपको राज्य का कानून अधिकारी होता है। तो राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन? महाधिवक्ता, याद रखिए। और केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी कौन? महान्यायवादी। ठीक है, चलिए दोनों कौन है? जैसे महान्यायवादी 76 में है और महाधिवक्ता 165 में। चलो देखते हैं क्या होता है।
महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, महान्यायवादी जो है वह लोकसभा में मतदान कर सकता है? नहीं, महान्यायवादी मतदान नहीं करता है, ठीक है। वह निजी कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। देखिए, कानूनी प्रैक्टिस तो उसको करना ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा, कानूनी प्रैक्टिस करना ही होगा, लेकिन किसका? सरकार का, अपना नहीं, निजी प्रैक्टिस नहीं करना। बात ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। मतलब उसका कार्यकाल संविधान द्वारा तय किया जाता है। देखिए, उसका कार्यकाल जो है ना संविधान द्वारा तय नहीं किया जाता है। उसका कार्यकाल जो है, उसका कार्यकाल, एक मिनट रुक जाइए। तो अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? देखिए, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें याद रखिएगा कोई भी हो, सांसद का दोनों निर्वाचित या मनोनीत सब भाग लेता है। तो सांसद में कौन कौन हो गया? एक सांसद को आपको पता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, और एक जो है आपका राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति को इसको अलग कर दीजिए। फिलहाल अभी आप लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों का जो निर्वाचित सदस्य है वही, और मनोनीत दोनों सभी लेता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन है। लोकसभा निर्वाचित, राज्यसभा निर्वाचित और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। याद रखिएगा, राज्य का विधानसभा को कोई मतलब नहीं। जो राज्य का जो विधानसभा है, जो एमएलए है या एमपी है, सॉरी एमपी नहीं, एमएलसी हुआ, तो इससे कोई मतलब नहीं है इसके उपराष्ट्रपति के चुनाव से। इसको मतलब है किससे? राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? देखिए, आपको बार बार रिपीट किया जाता है। आपको सेट नंबर जो है 1 से लेकर 9 तक जो है ना, आपको बहुत अच्छा से एलोब्रेट किया है, और पॉलिटी का भी सेट आपको, ज्योग्राफी का सेट दिया, उसमें आप देख लीजिए। आप जब उस सेट को अच्छा से पढ़िएगा, पॉलिटी 1 2 और ज्योग्राफी 1 2, तो आपको पता चलेगा कि अब जो सेट मारिएगा, कोई भी सेट आप जाकर मारिए, तो आपको पता चलेगा इसमें कम से कम 20 से 40 क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। तो देखिए, 7 नंबर बोल रहा है कि 42वां संशोधन द्वारा स्थानांतरित। देखिए, समवर्ती सूची जो है ना वो होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। समवर्ती सूची जो है आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए, अब देखते हैं, कह रहा है कि कौन कौन था जो, मतलब कि समवर्ती 42वां संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में कौन कौन ऐड किया था। देखिए, टोटल 5 ऐड किया गया था, एकदम याद रखिएगा। एक तो शिक्षा ऐड किया गया था, नापतोल ऐड किया गया था, वन्य जीव का संरक्षण यह ऐड किया गया था, और न्याय प्रशासन ऐड किया गया था। याद रखिएगा, वन, शिक्षा, नापतोल, वन्य जीव और न्याय प्रशासन। देखिए, पुलिस नहीं। देखिए, पुलिस जो है ना आपका राज्य सूची है, स्थानीय स्वशासन क्या है? एक राज्य सूची है। कृषि आपका क्या है? राज्य सूची है। ये वन जो है ना, ये आपका समवर्ती सूची है, ठीक है। अगर संघ सूची बोलेगा तो आपका बैंक क्या है? संघ सूची। याद रखें, बैंक क्या है? संघ सूची। चलिए, अब देखते हैं 8वां नंबर, ये संवैधानिक निकाय और संवैधानिक। देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि क्या है संवैधानिक निकाय और क्या है संवैधानिक निकाय। तो आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा, ध्यान से, ऐसे करिएगा, विधानिक, सॉरी संविधिक, तो संविधिक निकाय एक संवैधानिक निकाय, ठीक है। इसको इंग्लिश में स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय मतलब। तो संवैधानिक जो है ना, वो याद रखिएगा कि संविधान में अनुच्छेद के हिसाब से, अगर अनुच्छेद में है वो, तो वही आपका क्या है? संवैधानिक। लेकिन संविधिक क्या है कि कोई भी कानून, सांसद जो है कानून पारित करके उसको बनाया है। जैसे देखिए, मानवाधिकार आयोग आपका क्या है? एक संविधिक निकाय है। उसी तरह आपका क्या, ये नीति आयोग जो अभी है, वो भी क्या है? संविधिक निकाय। याद रखिएगा, इसमें कोई अनुच्छेद है? नीति आयोग का कोई नहीं है। मानवाधिकार आयोग का कोई अनुच्छेद है? नहीं है। याद रखिएगा, जैसे आपका सेबी हुआ, नाबार्ड हुआ, NABARD, नाबार्ड, ये सब जितना आपका देखना है, या राष्ट्र महिला आयोग हुआ, ये सब क्या है? एक संविधिक निकाय है, क्योंकि इसका जो है संविधान में वर्णन नहीं है, कोई इसका अनुच्छेद नहीं है। याद रखिए, रिपीट किया। और संवैधानिक, तो ये जो है आपका क्या है? ये आपका संविधान में वर्णन है। जैसे कि आपको बता देते हैं, देखिए 280 में क्या है? वित्त आयोग। तो हाँ भाई, वित्त आयोग जो है ये संविधान अनुच्छेद 280 के तहत दिया गया है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछेगा, जैसे कि राष्ट्र निर्वाचन आयोग 324, ये आपका क्या है? राष्ट्र निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। तो आपको डिफरेंस पता है, या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होता है संविधिक और संवैधानिक। आज आपको पता चल गया होगा। चलिए, आप खुद ही अब इसका मारिए। देखिए क्या है,
पहला नंबर आपका है कि संविधिक निकाय अस्थायी तथा संवैधानिक निकाय जो है आपका, एक सेकंड रुक जाइए, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका कि संविधिक निकाय सांसद के कानून, हाँ सांसद के कानून बनाने के बाद जो है ना वो बनता है। जैसे कि वो आपको फिर से बोल रहे हैं, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, सेबी आपका हुआ, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाबार्ड हुआ आपका, ठीक है। ये सब क्या है, संविधिक। जो संविधान में अनुच्छेद इसका कोई नहीं है, याद रखिएगा, संविधिक मतलब अनुच्छेद उसका नहीं, संविधान में उल्लेख नहीं। लेकिन संवैधानिक निकाय जो है वो सीधे संविधान में, हाँ भाई संविधान में। जैसे 280 क्या है, वित्त आयोग, वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक आयोग है। उसी तरह आप देख लीजिए, जैसे कि ये 324 निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग ये भी क्या है आपका संविधान में इंक्लूड है, मतलब ऐड है, तो अनुच्छेद के तहत। तो आंसर क्या होगा आपका भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान में 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामले में अंतिम निर्णय कौन लेता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, 10वीं अनुसूची याद रखें, 52वां संविधान संशोधन, कब 52वां संविधान संशोधन में ऐड हुआ। और दूसरी बात कि इसका जो एक्चुअली ये जो है ना, एमएलए कोई जीतता था ना, पहले एमएलए जीतता था, तो कोई जीतता था तो वो दूसरे पार्टी में चला जाता था, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में। एक्चुअली पंजाब में एक एमएलए था, उसका नाम था राम, ठीक है, राम नाम का कोई एमएलए था। वो क्या होता था कि कभी इस पार्टी में चला जाता था, कभी उस पार्टी में चला जाता था, उसको बोला जाता था आयाराम गयाराम, आयाराम गयाराम। तो वो एमएलए जो था, विधायक आता था जाता था, तो इससे क्या होता, तंग आ गया, तंग आया तो सांसद क्या किया कि एक 10वीं मतलब अनुसूची ऐड किया उसमें, और उसमें ये बोला कि कोई भी विधायक जो है ना दल बदल नहीं सकता है, दल बदल नहीं सकता है। तो ये जो अगर बदला तो उसको अयोग्यता घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका अंतिम निर्णय लेगा कौन, तो संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी। एक्चुअली क्या होता है ना, पीठासीन अधिकारी क्या होता है, जैसे लोकसभा का जो है आपका अध्यक्ष होगा, और आपका राज्यसभा का क्या होगा, उपराष्ट्रपति, वही सब अधिकारी होता है। तो आपका आंसर सी। 10 नंबर का है अंतर राज्य परिषद। ये क्या है, एक संवैधानिक, क्योंकि इसका भी अनुच्छेद उल्लेख है, कौन 263 में, 262 में जल विवाद, रट लीजिएगा, ठीक है। 280 में आपका क्या है, अभी वित्त आयोग, अभी जस्ट आपको बताते हैं वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 307 जो है ना, ये वाणिज्य के बारे में है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, ये संबंध निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए एक्चुअली क्या है ना, ITCZ, जब आप पृथ्वी को देखिएगा, मैप हम बना रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप, तो आपको फिर से बोल रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, ठीक है, रफ में बनाना है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका बड़ा एशिया है, और ये आपका क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो फिगर आप बनाइएगा तो बीच से क्या है, क्या पास कर रही है, याद रखिएगा, बीच से क्या पढ़ रही है, इक्वेटर, मतलब कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, या विषुवत रेखा। तो इसी के ऊपर से ना एक ITCZ चलता है, जो याद रखिएगा, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन चलता है। तो ये क्या होता है, कभी ऊपर चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है। और ये कहाँ, ये भारत के ऊपर, हिमालय के ऊपर से गुजरता है, इसको याद रखना है। तो कह रहा है कि यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न वायुदाब है, हाँ भाई भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब है। यह सूर्य के अपरेंट गति के साथ उत्तर और दक्षिण खिसकती है। देखिए पृथ्वी घूमता है तो ITCZ भी घूमता है, तो सूर्य के अपरेंट, मतलब सूर्य के ही अपरेंट ये घूमता है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका क्या है कि भारतीय मानसून की गतिशीलता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए मानसून, भारत मानसून में इसका बहुत प्रभाव देता है, क्यों, क्योंकि जब हिमालय के ऊपर से गुजरती है तो कहीं ना कहीं भारत के मानसून को अफेक्ट करेगा। तो ये आपका तीनों सही है, याद रखिएगा क्या है, तीनों सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 सही। ब्लैक कॉटन सॉइल, तो काली कपास मिट्टी जिसको रेगूर मिट्टी बोलते हैं। दूसरी बात कि ये आपका कहाँ, महाराष्ट्र में पाया जाता है, कहाँ सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में। और याद रखिए आपको पहले भी ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो आप बार बार आपको रिपीट करते हैं कि ये जो रीजन है ये आपका क्या है, प्रायद्वीप पठार या दक्कन का पठार। बार बार रिपीट करते हैं, प्रायद्वीप पठार बोलिए या दक्कन का पठार बोलिए। तो दक्कन का पठार है, तो यहीं पे आपका ये आपका क्या है, ये आपका महाराष्ट्र है, जो ऊपर गुजरात होगा उसके नीचे क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। तो महाराष्ट्र के ही पास जो है, महाराष्ट्र और चाहे आपको जो भी ले लीजिए आप, यहाँ पे इसके बगल में कौन हो, जैसे मध्य प्रदेश का नीचे वाला भाग ले लीजिए, आपका कर्नाटका, ये सब क्या है, एक
दक्कन का पठार है। और याद रखिए ये बेसाल्ट चट्टान से बना है। किससे? बेसाल्ट चट्टान से। तो वही बोल रहा है कि काली मिट्टी का निर्माण जो है किससे हुआ है? तो कौन सा कारक सर्वाधिक है? तो दक्कन के पठार के बेसाल्ट चट्टान से। याद रखिएगा, अब महाराष्ट्र में ज़्यादा है। चलिए एल नीनो, देखिए ये रिपीट हुआ है क्योंकि सेट नंबर 1 से लेकर 9 जो डिस्कशन करते हैं तो उसमें बार बार देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है। कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन तो 100% रिपीट होता है। तो याद रखिएगा, आप जो भी वीडियो नहीं देखे हैं उसको आप 1.2 से 1.4 के स्पीड में देख के ख़त्म कर दीजिए और आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि आने वाले सेट में जो है आप खुद ही बता दीजिए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। देखिए एल नीनो, फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। अगर आप जो विश्व का भूगोल बनेगा तो आपको क्या बोले, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका क्या है साउथ अमेरिका, ये आपका क्या है छोटा सा यूरोप है, फिर आपको क्या है ये अफ्रीका है, क्या है, और ये आपका क्या है बड़ा सा एशिया है, ये आपका नीचे क्या है ऑस्ट्रेलिया है। तो जो है ना एल नीनो जो है ना आपको यहाँ आता है। ये जो साउथ अमेरिका के बगल में एक देश है जिसका नाम है पेरू। अब पेरू के बगल से जो है प्रशांत महासागर में ये क्या है करती है, ये निकलती है। और याद रखिएगा एल नीनो जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट भारत के लिए ठीक नहीं है, भारत के मानसून के लिए। क्यों? क्योंकि भारत के मानसून को ये कमज़ोर करती है। क्या है? कमज़ोर करती है। एल नीनो भारत के मानसून को कमज़ोर करती है। और एक ला लीनो होता है, ला लीनो ठीक है, ये भारत के लिए मानसून के लिए बहुत अच्छा है। याद रखें एल नीनो ठीक नहीं है। और एल नीनो कहाँ निकलती है? तो पेरू तट के क्या पश्चिम में, पेरू तट के पश्चिम में। तो लिखा हुआ है कि यह पूर्वी प्रशांत महासागर में जल का तापमान को बढ़ाती है। हाँ, प्रशांत महासागर के पूर्वी में है, पेरू तट के तो आपको पश्चिम में है इसमें 100%, लेकिन प्रशांत महासागर के पूर्वी में। याद रखिएगा प्रशांत महासागर, तो जल की तापमान को बढ़ा जाता है। हाँ बढ़ा देते। और याद रखिए ये शुष्क एल नीनो जो है ना आपको सूखा भी कर देता है। जैसे अगर भारत के मानसून को या शुष्क कर देता है। क्या? शुष्क। चलिए दूसरा बोले इसका भारतीय मानसून का नकारात्मक प्रभाव। हाँ भाई, भारत के मानसून को कमज़ोर करने वाला एल नीनो है। याद रखिए हम बार बार बोल रहे हैं, एक एल नीनो होता है, एक ला लीनो एकदम बहुत अच्छा है हमारे लिए, एल नीनो बहुत ख़राब है हमारे लिए, हमारे मानसून के लिए। ठीक है, तो आपको क्या है ये दोनों सही है। और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का कारण है, देखिए ऑस्ट्रेलिया एक देश है, महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। याद रखिए सबसे बड़ा कौन है? एशिया। तो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का कारण बना देती है। देखिए बाढ़ तो नहीं आएगा ना, आपको बार बार बोल रहे हैं एल नीनो जो है मानसून को कमज़ोर कर देता है। तो जब कमज़ोर ही कर देता है तो वो शुष्क लाएगा ना, कहीं भी जाएगा, चाहे वो भारत में जाए चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाए। तो आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका दोनों सही है, लेकिन याद रखिएगा और आपका 3 जो है आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 15 क्या है? भूमध्य सागर जलवायु की विशिष्टता क्या है? देखिए जब आप मैप बनाइएगा, याद रखिएगा आपके रूम में मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप भारत का एवं विश्व का होना चाहिए, प्लस आपका पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों तो आपको मस्ट होना चाहिए। ठीक, चलिए भूमध्य जलवायु की विशिष्टता क्या है? तो देखिए जो आपका जो विषुवत रेखा है जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, तो इसी के अगल बगल जो है जो बहती है क्या? भूमध्य सागरीय रेखा। क्या? भूमध्य सागरीय रेखा। तो बोल रहा है कि क्या विशेषता है? तो देखिए विषुवत रेखा पे गर्मी बहुत लगता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि इसका आंसर होगा शुष्क ग्रीष्म काल। ठीक है, और शीतकाल में भी जो है ये आपका आर्द्र शीतकाल पैदा करती है। तो 100% 14 का क्या होगा? बी। याद रखिए क्या होगा? बी नंबर में क्या है? शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। चलिए 15 नंबर आपका क्या है? एक समझिए 15 नंबर आपका बोल रहा है कि प्रवाल भित्ति कोरल रीफ जिसको CaCO3 बोलते हैं, याद रखिएगा मूंगा चट्टान इसी को बोला जाता है। तो हमारा जो भारत देश है ना, भारत देश, ये जो भारत देश बार बार नीचे बना रहे हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ आपका क्या है? छोटा सा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो बना है ना ये आपका कोरल रीफ से ही बना हुआ है। क्या? कोरल रीफ से ही बना हुआ है मेरे दोस्त। फिर से बोल रहे हैं लक्षद्वीप आपका किससे बना है? प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ बोलिए या मूंगा चट्टान बोलिए, इसी से बना हुआ है। दूसरा अंडमान निकोबार जो है ना ये आपका कोरल रीफ से नहीं बना है। याद रखिए अंडमान निकोबार जो है ज्वालामुखी से बना है। फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, लक्षद्वीप किससे बना है? मूंगा चट्टान, प्रवाल भित्ति, याद रखिए ये सबसे बना हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि विकास के लिए कौन सी स्थिति आदर्श नहीं। देखिए कोरल रीफ कहाँ बनता है? देखिए वहाँ 20 से 30 मीटर की गहराई होनी चाहिए, मतलब उथला पानी जहाँ 20 से 30 मीटर गहराई। और दूसरा स्वच्छ भी होना चाहिए और अवसाद मुक्त होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए।
और तीसरा 20 से 25 सेंटीमीटर डिग्री समुद्री तापमान। समुद्र का तापमान कैसा होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखें, लक्षद्वीप में जाइएगा तो आपको तापमान जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। और ताज़ा या कम खारा, देखिए खारा तो बहुत होना चाहिए, ज़्यादा खारा में ही ये जो है मूंगा चट्टान बनता है। याद रखिए क्या बनता है? मूंगा चट्टान बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पश्चिमी विक्षोभ से किस क्षेत्र में वर्षा होती है? देखिए एक होता है, देखिए दक्षिणी पूर्वी मानसून। क्या है? दक्षिणी पूर्व मानसून। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी मानसून। एक होता है कि उत्तरी पूर्व मानसून, उत्तरी पूर्व मानसून। और तीसरा होता है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? दक्षिणी पूर्वी मानसून, ये क्या है? उत्तरी पूर्वी मानसून, और ये है पश्चिमी विक्षोभ। फिर से याद रखिए, ये क्या है? दक्षिणी, एक्चुअली एक सेकंड रुक जाइए, सॉरी, दक्षिणी पूर्वी, सॉरी पूर्वी नहीं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, और एक उत्तरी पूर्व मानसून होता है, और दूसरा एक होता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। याद रखिए क्या होता है? पश्चिमी। तो ये तीनों में आपको बता देते हैं कि क्या अंतर है। देखिए दक्षिण भारत जो है ना, भारत, जब आप भारत का मैप बनाइएगा, जो भारत है आपका, ये जो है आपका, ये भारत है। ठीक है, याद रखिए ये भारत है। तो भारत में जो है सबसे पहले, अगर जो भी भारत में जो वर्षा होता है ग्रीष्मकाल, गर्मी के समय, ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। याद रखिए भारत में जो मानसून आता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, और उसी से वर्षा होता है। याद रखिएगा मैक्सिमम। लेकिन आपको बता देते हैं, एक होता है उत्तरी पूर्वी मानसून भी। जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो आपको वर्षा कहाँ लाती है? तो याद रखिएगा जो तमिलनाडु का जो भाग है ना, तमिलनाडु में, याद रखिएगा पहले जो है ना, एक्चुअली क्या होता है, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब बहती है इधर से, तो उसमें तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। लेकिन ठंड जब आती है तो ठंड में उत्तरी पूर्वी मानसून ऐसे करके बहती है, और वो जो है आपको तमिलनाडु में बारिश करती है। याद रखिएगा कहाँ? तमिलनाडु में बारिश करती है। दूसरी बात एक और होता है, वो आपका था पश्चिमी विक्षोभ। याद रखिए पश्चिमी विक्षोभ जो है ना, पोषक पश्चिमी विक्षोभ, पोषक पंजाब। याद रखिए कहाँ? पंजाब। तो पंजाब का क्षेत्र जो है हिमालय का, कहीं कहीं पंजाब के ऊपर या पंजाब के साइड जो भी है, इधर उत्तराखंड वैसा, ये सब क्या है? ये आपका क्या है? याद रखिए क्या? हिमालय क्षेत्र है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ना आपका हिमालय क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करता है, उत्तरी साइड, उत्तरी मैदान या हिमालय क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो क्या हम इसका आंसर मार सकते हैं? हाँ भाई, उत्तरी मैदान और हिमालय क्षेत्र। तो याद रखिएगा भारत में टोटल 3, जैसे एक तो ITC-Z जोन आपको बताएं जो भारत के मानसून को तेज करता है। पहला है सबसे इम्पोर्टेंट दक्षिणी पश्चिमी मानसून, बोलेगा कि भारत में जो है ना सबसे ज़्यादा वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है, जो कि सबसे पहले केरल में आता है। कब? 7 जून में, 7 जून में। और उत्तरी पूर्वी मानसून, इसी को इंग्लिश में सॉरी इसको भी बोल सकते हैं, इसको लौटती हुई मानसून भी बोला जाता है। याद रखें लौटती हुई मानसून, याद रखें उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटती हुई मानसून। और एक होता है पश्चिमी विक्षोभ, जहाँ आपको पंजाब में जो पंजाब के ऊपर वाले क्षेत्र या आपका उत्तरी मैदान में जो भी वर्षा हो रही है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। चलिए 17 नंबर है। देखिए आपका रिपीट क्वेश्चन है 17 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इंटरनेशनल डेट लाइन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है, हम आपको पिछले वाला सेट जो है हम आपको पढ़ाए थे कि 180 डिग्री देशांतर को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, रिपीट कीजिएगा। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को बोलता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आपको मैप बना देते हैं, यहाँ पे जो है आपका इधर साइड 180 डिग्री, यही आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दूसरा का, और ये जो बोल रहा है कि यह 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करता है, तो यही आपका क्या है? पहला कथन ये आपका गलत है। क्या है आपका? गलत है। दूसरा बोल रहा है कि यह प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है और सीधा नहीं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो गुजरती है ना, वो आपको ऐसे गुजरती है, फिर से हटा देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा होती है, फिर ऐसे करके फिर सीधे गुजरती है। याद रखिएगा इसी के पैरेलल कल सेट जो हम बनाए थे उसी में बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको हम 180 डिग्री देशांतर बोलते हैं, वो जो है बैरन जल संधि के समानांतर चलती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ है? आपका प्रशांत महासागर में।
वहाँ प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो सीधी नहीं गुजरती भाई, टेढ़ा टेढ़ी गुजरती है। तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। सी नंबर बोल रहा है कि यह इसे पार करने में एक दिन का अंतर पैदा, हाँ एक दिन का अंतर पैदा हो जाता है। याद रखिएगा, जब इसे पार करिएगा या आप इधर जाइएगा तो एक दिन पीछे, उधर जाइएगा तो एक दिन क्या होता है आगे हो जाइएगा। तो क्या बोला, इसे पार करने में एक दिन का अंतर, ये आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ इसे पार करने में तापमान में बड़ा बदलाव होता है। देखिए तापमान में का कोई बदलाव नहीं होता, ऐसा कुछ होता नहीं, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तापमान वही रहता है। दूसरी बात याद रखिएगा, ये 0 डिग्री देशांतर नहीं याद रखिएगा, फिर से आपको बोल रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है, आपको विषुवत रेखा, याद रखिए। फिर से बोल रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलता है, विषुवत रेखा। उसी तरह 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन सा ठंडी महासागरीय जलधारा है। देखिए ठंडा तो आपको रटाए थे ठंडा, ठीक है, लेब्राडोर ठंडा, ठीक है, एक लेब्राडोर हुआ, ये भी आपका क्या है ठंडी जलधारा, और एक बेगवान, ये भी आपका क्या है, ये ठंडी जलधारा। याद रखिए ये तीनों क्या है आपका ठंडी जलधारा। लेकिन याद रखिए क्रोशो जो जलधारा है ये आपका क्या है, ये आपका गर्म जलधारा है। ठीक है, याद रखिए गर्म जलधारा। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये आपका जो है ना प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। हेम्बोल्ट जलधारा को भी आपको बोले थे पेरू जलधारा बोला जाता है। ठीक है, लेब्राडोर जलधारा हुआ आप, और बेकवेल जलधारा। सबसे इंपॉर्टेंट गर्म जलधारा जो होता है याद रखिएगा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जो प्रशांत महासागर में याद बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में जस्ता और सीसा सबसे ज़्यादा होता है। देखिए जो आपका राजस्थान जो है ना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, जस्ता और सीसा। ठीक है, जस्ता। और याद रखिएगा पूछेगा कि जुड़वा खनिज किसे बोला जाता है, जुड़वा खनिज, तो जस्ता और सीसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न और ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। आपको बताए थे ना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा में टोटल जो है 4 देश है। तो आपको बोले थे इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और फिर जेबितू, बोले थे ना इथोपिया, जोमालिया थी, सोमालिया, इरिट्रिया या जीबिथू को बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तब ना आपको बताए थे, ट्रिक से बताते हैं, SEED। ठीक है, स्टार्टिंग डी से होता है, जीबिथू का डी से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। तो सीड आपको रटाए थे, याद रखिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक्चुअली हो है, ये सब देश है ना, ये लुटेरा है, ये लुटेरा है, लूटता है, याद रखिएगा। क्या, समुद्र लुटेरा का एक भाग है। तो कौन हो गया, देखिए केनिया नहीं है, बाकी इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया है। चलिए अर्थशास्त्र में अब आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ब्रांड की इक्विटी के सबसे अच्छा है। देखिए ब्रांड का इक्विटी मतलब ब्रांड जो सबसे अच्छा है या उसका क्या वैल्यू है, वही पूछ रहा है। क्या वैल्यू, कैसे उसका मतलब ये उसके मूल्य में वृद्धि क्या होता है, या उसमें उपभोक्ता कैसे उस पर अट्रैक्ट होता है। तो आगे देखते हैं, ये बोल रहे हैं एक क्वेश्चन नंबर इसका कि ये होगा आपका ब्रांड के प्रति उपभोक्ता का सकारात्मक जुड़ाव। एक प्यारा मतलब सकारात्मक, हाँ भाई ये ब्रांड, जैसे कि आपका कोई भी एप्पल है, चाहे कोई भी हो, तो क्या है हम जानते हैं कि एप्पल खा जल्दी, मतलब बहुत अच्छा ब्रांड है, ये हमेशा आपको फ़ायदा करेगा। जैसे सर्फ एक्सेल है, और कोई नहीं लेता है, लोग सर्फ एक्सेल ज़्यादा लेता है। तो इक्विटी इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इक्विटी। याद रखिएगा, मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी है। 20 नंबर आपका क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, साइड कर देते हैं। बोल रहा है 22 नंबर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब मूल्य भेदभाव की तीसरी डिग्री को का क्या अर्थ है। तो तीसरी डिग्री का अर्थ है कि सबका एक अलग अलग अपना ये विभिन्न विभिन्न समूह में, देखिए बाजार के विभिन्न विभिन्न समूहों में विभाजित करना। बाजार को क्या है, एक विभिन्न विभिन्न समूह में, और प्रत्येक समूह की अलग कीमत लगाना। ठीक है, याद रखें, जैसे सर्फ एक्सेल का दाम अलग है, उसी तरह आप कुछ भी लीजिए, जैसे कि साबुन का दाम अलग है, चाहे आप फ्रिज लीजिए उसका दाम अलग है। तो सब, और बाजार भी विभिन्न विभिन्न है, तो उसी को कहता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, चलिए 23 नंबर है, यदि केंद्र बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन के सरकारी प्रतिभूति बेचता है तो अर्थव्यवस्था तत्काल प्रभाव क्या होगा। देखिए सरकारी प्रतिभूति बेचना मतलब ये हो गया कि आप देखिए मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। देखिए मुद्रा आपूर्ति नहीं बढ़ता है, क्यों, क्योंकि जब आप
सरकारी जो भी प्रतिभूति बेच रहे हैं तो फिर क्या होता है कि इसका मुद्रा आपूर्ति घटता है। मुद्रा आपूर्ति क्या होता है, घटता है। क्या बोल रहे हैं, मुद्रा आपूर्ति घटने का मतलब कि जैसे कि हम किसी सरकारी प्रतिभूति किसी को बेच, क्या किसी बैंक या जनता को, जैसे कोई भी बैंक या जनता खरीदा, जब खरीदा तो उसके पास तो फिर क्या हुआ, उसके पास मुद्रा जो है चला गया किसके पास, याद रखिएगा आरबीआई के पास, ठीक है। अरे आप प्रतिभूति खरीदें, चाहे बैंक वाला खरीदा और चाहे आप खरीदें, तो पैसा दिए होंगे ना जी, तो पैसा किसको दिए, आरबीआई को। और जब आप आरबीआई को पैसा दिए तो पैसा आपके पास कहाँ है, आए पैसा आपका नहीं ना रहा, पैसा आपका क्या है, किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। तो पैसा चला गया मतलब पैसा का कमी हुआ, तो ज़रा देखिए कहाँ आंसर, मुद्रा आपूर्ति घटेगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मुद्रा आपूर्ति घटी है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही समझिए, इसको रट लीजिएगा, ठीक। 24 नंबर आपका क्या है, देखिए सीमांत, क्या बोल रहा है, सीमांत लागत और औसत कुल लागत और एवरेज टोटल कॉस्ट के बीच सही संबंध क्या है। देखिए जब आप मैप बनाते हैं तो एक मैप ये होता है और एक जो है आपका ऐसे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो आपका है ये आपका एटीसी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये जो मैप है, एक सॉरी, ये जो आपका मैप है ये आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ये दोनों के बीच एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट आ रहा है, तो देख रहे हैं दोनों बराबर है, एटीसी और एमसी, यही आपका क्या है, सीमांत लागत, सॉरी ये आपका बराबर है, क्योंकि ये एक न्यूनतम बिंदु है जहाँ एमसी इजकल टू एटीसी है। तो सीमांत लागत देख लीजिए, एमसी मार्जिनल कॉस्ट इजकल टू एटीसी, ठीक है, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, तब एटीसी अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है। तो देखिए एटीसी क्या है, अपना न्यूनतम बिंदु पर है ना, देखिए देखिए एकदम यहाँ पर, यहाँ में सबसे न्यूनतम बिंदु यही है ना, तो देखिए आपका ग्राफ से भी आप समझ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्स उदाहरण नहीं है। देखिए कौन है इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, देखिए जीएसटी क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको पता है आर्टिकल 101 जो है ना जीएसटी का बात करता है, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स। चलिए दूसरा है कि सीमा शुल्क, देखिए सीमा शुल्क भी आपके क्या है, इनडायरेक्ट, सीमा शुल्क भी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर। निगम कर जो है ना आपका प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, ठीक है, ठीक है। और उत्पाद कर जो है ये आपका क्या है, आपका अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर। लेकिन कॉर्पोरेशन मतलब निगम कर जो है नियम के साथ प्रत्यक्ष रूप से रहना है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। लाफर या लफर किस बीच के संबंधित है, एक्चुअली क्या होता है ना, 3 प्रकार का कर याद रखें। एक होता है गिनी गुणांक, ये भी कर बनाता है। दूसरा होता है आपका लॉरेंज, LOREN, लॉरेंज कर्व। और तीसरा होता है एक लैफर कर्व, ठीक। ये जो है ना, ये दोनों गिनी कर्व और लॉरेंज कर्व ये आपका आय की असमानता को बताता है। फिर से रटा रहे हैं, गिनी गुणांक और लॉरेंज कर्व जो है आय की असमानता को बताते हैं। ये मेरे शब्द को ध्यान रखिएगा, क्या मेरे शब्द को ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो गिनी गुणांक जो है 0 से 1 तक ही याद रखेंगे। तो बोलेगा गिनी गुणांक को कितना नापते हैं, तो याद रखिएगा या तो 0 सबसे मिनिमम होगा या 1 सबसे ज़्यादा होगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखें। और लॉरेंज कर्व जो है ना आपका प्रतिशत से में नापा जाता है, तो ये आपका पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको पूछा क्या है यहाँ, लैफर कर्व। तो जो आपका लैफर कर्व है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कर की देर और कुल कर राजस्व, दरें और कुल राजस्व, कर की दरें और कुल राजस्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि गैर निष्पादित परिसंपत्ति मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के लिए किस प्रकार का समस्या पैदा करती है। देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये आपका जो है प्रदता में कमी, लाभ प्रदता में कमी। तो क्या होता है कि एनपीए जो है ना, अगर आम तौर पे क्या होता है, लोग इसका जो है ना लंबे समय मतलब कर होता है उसका आप 90 दिन तक दे दीजिए, कितना 90 दिन। तो किसी को कर दिए तो आपको 90 दिन तक चुका देना चाहिए, कितना 90 दिन तक चुका देना चाहिए। नहीं चुकाता है तो इससे क्या होता है, आपको बैंक को दिक्कत होता है। तो लाभ प्रदता में कमी, बैंक को लाभ नहीं हो रहा है ना, ठीक है, गंभीर रूप हो जाता है क्योंकि आप चुका नहीं रहे पैसे। चलिए आपका 27 है, ये क्या हो गया,
एक सेकेंड, एक आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि निम्नलिखित में से 28 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन चालू खाता का घटक नहीं है। देखिए, चालू खाता जो है ये आपका करेंट अकाउंट होता है, एक होता है एफडीआई। क्या होता है? एफडीआई। ठीक है, तो एफडीआई जो है आपका, ये आपका पूंजी खाता का है। क्या? पूंजी खाता का, याद रखिए। या विदेशी ऋण हुआ, चाहे एफपीआई हुआ, तो इसमें देखिए वस्तु का निर्यात आयात, तो हाँ भाई चालू खाता पे होता है। सेवा का निर्यात, ये भी चालू खाता पे है। और विदेश से प्राप्त उपहार, ये सब भी क्या है? चालू खाता पे। लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, ये आपका चालू खाता पे नहीं। एक होता है स्टैगफ्लेशन है, ठीक है, और एक होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका पैसा कीमत में बढ़ोतरी और आपका जो है या मुद्रा में बढ़ोतरी और मांग में कमी। क्या? मांग में कमी, ये होता है क्या? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है ना भारत में, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो याद रखिएगा बहुत दिक्कत होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत दिक्कत। इन्फ्लेशन मेंटेन होता है, कम ही रहता है लेकिन मेंटेन होते रहता है। ठीक है, इसलिए आरबीआई हमेशा रेपो रेट हुआ आपका, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चेंज करते रहता है। तो 29 आपका क्या बोल रहा है कि स्टैगफ्लेशन ये अलग चीज़ है। एक तो उच्च बेरोजगारी आएगा, अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और उच्च मुद्रा स्फीति याद, हाई इन्फ्लेशन हो जाएगा, बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगा, और प्लस स्थिर अर्थव्यवस्था हो जाएगा, रुक जाएगा, तब जाके स्टैगफ्लेशन याद रखेगा। बहुत ही, ये बहुत दयनीय स्थिति है। एक बार हुआ था स्टैगफ्लेशन, कहाँ? तो आपका वेनेजुएला में भी हुआ है, याद रखिएगा। बहुत पहले एक बार अमेरिका में भी इन्फ्लेशन आया है और स्टैगफ्लेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। आपका ये कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक एचडीआई बढ़ता है तो क्या अर्थ है? देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है आपका यूएनडीपी जारी करता है। कौन? यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए, कह रहा है कि केवल आर्थिक आय में वृद्धि, अगर मानव विकास सूचकांक बढ़ता है तो केवल आर्थिक आय में वृद्धि, तो ये नहीं, केवल शिक्षा स्तर में नहीं, एक तो जीवन प्रत्याशा, दूसरा आपका शिक्षा, और तीसरा पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय, तीनों सुधार होना चाहिए मानवाधिकार मिशन के। याद रखें, एकदम ध्यान से याद रखिएगा। चलिए, और अब आते हैं, चलते हैं इतिहास की ओर। इतिहास में आपका क्वेश्चन नंबर मतलब 31 में क्या बोल रहा है? हड़प्पा संस्कृति में मोहरे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से बनाई जाती थी। देखिए, हाँ, ये जो है मोहरे आपका व्यापार के उद्देश्य से बनाई जाती थी, ध्यान में याद रखिएगा। दूसरा बोला है मोहरे पर दर्शाए गए जानवर लोगों को धार्मिक मान्यता को दर्शाता है। देखिए, जानवर जो होगा वो कहीं ना कहीं, बैल हुआ तो भाई बैल एक धार्मिक है कि हाँ बैल जो सांड है, जो हमारा क्या है कि भगवान शंकर का क्या है, एक राइट हैंड है। तो 2। दूसरा बोल रहा है, तीसरा, हड़प्पा की मोहरे सलेखड़ी से बनाएगी। हाँ, ये तो आपको सलेखड़ी से बनाएगी। एक्चुअली क्या होता है ना, सलेखड़ी नंबर क्या नरम पत्थर, क्या नरम पत्थर। तो 1 2 3। 32 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारतीय पुस्तक शून्य की अवधारणा को विस्तृत उल्लेख करता है? देखिए, क्या होता है ना, शून्य सिद्धांत जीरो जो है वो आपको आर्यभट्ट दिया। कब? आर्यभट्ट दिया। लेकिन आपको बोलेगा कि शून्य का पूरी तरह व्याख्या कौन किया? तो याद रखिएगा वो है आपका ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। फिर से याद रखिए, मैं आपको बोल रहे हैं कि शून्य जीरो की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख कौन दिया? ब्रह्मगुप्त। याद रखिए, आर्यभट्ट शून्य दिया, लेकिन शून्य को पूरी तरह अगर व्याख्या किया तो वो आपका ब्रह्मगुप्त। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 34 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में स्मृति साहित्य का अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया है? तो स्मृति में कौन नहीं है? देखिए, मनुस्मृति तो है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, ये भागवत गीता नहीं। याद रखिए, भागवत गीता नहीं। चलिए, 35 नंबर आपको बोल रहे हैं हर्षवर्धन के प्रशासन के संबंध में क्या सही है? देखिए, हर्षवर्धन जो है ना आपका, उसका साम्राज्य गुप्तों की तुलना में अधिक सामंती था। तो देखिए, ये जो है ना, हाँ, अधिक सामंती था। याद रखिएगा, गुप्तों के तुलना में अधिक सामंती था, क्योंकि हर्षवर्धन में जो है ना सामंत जो भी था सबको बहुत इज्जत, मतलब अधिक उसको इज्जत दिया था। जैसे जमींदारी पर था या सैन्य सेवा, भूमि, ये सब जो है आपका ज़्यादा इस पर स्पष्ट जानकारी दिया गया है।
दूसरा बोल रहा है कि उसके पास नियमित कर प्रणाली नहीं भाई। देखिए हर्षवर्धन के पास कर था, ठीक है, याद रखिए कर था, और कितना देता था 1/6, मतलब हर्षवर्धन के काल में कर लिया जाता था और भूमि कर का भुगतान नगद में दिया जाता था। तो भूमि कर का भुगतान नगद में नहीं दिया जाता था, ठीक है, वस्तु के रूप में दिया जाता था, कितना वस्तु का। तो ये आपका गलत है, ये आपका सही है। चीनी यात्री हुएन उसके प्रशासन में विस्तृत प्रश्न, हाँ चीनी यात्री हुएन जो है हर्षवर्धन के काल में आया था, याद रखिए। तो केवल 1 और 3 सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दिल्ली सल्तनत के दीवाने ए मुस्त खराज विभाग का मुख्य कार्य क्या है। देखिए दीवाने ए मुस्त खराज का जो आपका मुख्य कार्य है कि सेना बकाया भू राजस्व की वसूली करना, बकाया भू राजस्व की वसूली करना। मुस्त खराज जो है कौन लाया था, याद रखिए मुस्त खराज जो आपको लाया था अलाउद्दीन लाया था। कौन, अलाउद्दीन, ठीक है, ध्यान से रहे। मुस्त खराज कौन लाया था, अलाउद्दीन, ठीक है। अलाउद्दीन के काल में बहुत सारा जो है ना आपका ये मंत्री परिषद था, दीवाने विजारत, दीवाने इंसा, दीवाने आरिज और दीवाने रिसालत, ये सब कौन लाया, ये जो है मंत्री परिषद कौन लाया आपका, याद है अलाउद्दीन खिलजी। क्या लाया, दीवाने ए वजारत, इंसा, उसके बाद आरिज और रिसालत, याद रखिएगा। जो आपका विजारत था वो वजीर, वो से विजारत, वो से वजीर। इंसा याद रखिए शाही आदेश का पालन करना, इंसा मतलब शाही आदेश का, दीवाने इंसा जो है उसका काम क्या था, शाही आदेश का पालन करना। जो आरिज है ना, आरिज आपका सैन्य मंत्री था, और लास्ट में रिसालत पूछता है तो विदेशी। तो याद रखिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात और आपको बताते हैं, एक चीज़ बस लास्ट में इसको ध्यान में रख दीजिए, ठीक है। एक होता था जैसे उसका दीवाने मुस्तखराज है ना, सॉरी दीवाने कोही, दीवाने अज्र, दीवाने बंदगान, और दीवाने खैरात, लास्ट में दीवाने इस्तेहाक। तो ये जो कोही हुआ ना, दीवाने कोही याद रखिए, ये मोहम्मद MBT लाया। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर से बोल रहे हैं, दीवाने कोही कौन लाया, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था ये, कृषि विभाग था, कोही मतलब कृषि विभाग, याद रखिएगा। दूसरा है आपका ये दीवाने अज्र जो है बलबन, वही बलबन जो बहुत खतरनाक था, लौह रक्त की नीति आया था। तो अर्ज दीवाने अर्ज कौन लाया था, सैन्य विभाग है, बलबन लाया था। और ये जो तीनों है ना, बंदगान हुआ, खैरात हुआ और इस्तिहाक, याद रखिए बंदा खैरात में क्या अपना हक मांग रहा है, तो बंदगान, खैरात और इस्तिहाक, ये तीनों जो है आपका फिरोज शाह तुगलक, याद रखिए फिरोज शाह तुगलक, याद रखिए। फिरोज शाह तुगलक में एक और बताते हैं कि ब्राह्मण पर जो है ना, ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक पहला सल्तनत राजा था, चलिए सुल्तान था। 37 में किस मध्यकालीन भारत में शासन में इक्ता प्रणाली का संस्थागत रूप दिया। देखिए इक्ता प्रणाली जो लाया था ना वो आपका इल्तुतमिश लाया था। देखिए इक्ता प्रणाली कौन लाया था, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण जो किया पूरी तरह ये इल्तुतमिश किया था। फिर दूसरा याद रखिए, कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखा, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कौन किया था पूरी तरह, इल्तुतमिश। उसके बाद आपका अमीरों पर आपको जो है अमीरों पर कहर मतलब अमीरों को पूरा दमन कर दिया। कहाँ, तो आपका दिल्ली में। दूसरा ये हो गया, ठीक है, याद रखिए पहला इक्ता हो गया, दूसरा कुतुब मीनार का निर्माण किया, तीसरा अमीरों को क्या हटा दिया, दिल्ली से भगा दिया, और चौथा चालीसा दल, बहुत इंपॉर्टेंट चालीसा दल, और पांचवा शुद्ध अरबी सिक्के जो है चांदी और टाका में यही सबसे पहले लाया, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट। 5 थी, एक तो इक्ता प्रणाली स्टार्ट किया, कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किया, उसके बाद तीसरा अमीर को पूरा दिल्ली से भगा दिया था, 40 दल का समूह था, 40 तुर्क का समूह था, उसका स्थापना किया, और बलबन उसको खत्म किया था 40 तुर्क, और पांचवा जो है आपका शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। तो ये कुछ आपका इल्तुतमिश का था। चलिए क्वेश्चन, अष्टदिग्गज जो है ना, अष्टदिग्गज ये कृष्णदेव राय के काल में जो है दरबार में रहता था, और ये कवि था, मतलब कवि, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, बोल रहा है कि मुगल काल में जब्ती प्रणाली जो है वो क्या, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा जब्ती प्रणाली जो है ना,
जब्ती प्रणाली। ये जो है स्टार्ट किया था कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी याद रखिएगा। इसी का एक मंत्री था, मतलब कि जो भू राजस्व मंत्री था, टोडरमल। क्या? टोडरमल। क्या बोलिएगा? टोडरमल। टोडरमल जो है ना, ये अकबर के भी काल में था, याद रखिएगा, सॉरी हुमायूं के काल में भी। तो टोडरमल जो है आपका मुगल काल में जब्ती प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमि राजस्व को निर्धारित और संग्रह को एक मणीकृत प्रणाली स्थापित करना। शेरशाह के काल में, याद रखिएगा, शेरशाह के जब्ती प्रणाली तो था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, सॉरी 40 है कि रैयतवारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रैयतवारी। तो जब भी रैयत आएगा तो बोलिएगा भाई किसान के लिए बहुत अच्छा था, रैयत की आसान के लिए बहुत अच्छा था, बस इतना याद रखना है। अब बाकी देखिए, टोटल 3 था। 1 मिनट बस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछेगा आपका एग्जाम में। एक होता था रैयतवारी, दूसरा है आपका अस्थाई बंदोबस्त, और तीसरा है माहलवारी। ठीक है। रैयतवारी कितना प्रतिशत भाग? तो याद रखिएगा, रैयतवारी आपका 51%। कितना? 51%। और आपका अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा जो है, जमींदारी बंदोबस्त बोल सकते हैं, ये 19%। और महलवारी जो है आपका कितना? तो 30%। 30 या 31 बोलिए, 30% याद रखिएगा। रैयतवारी 51% टैक्स, अस्थाई बंदोबस्त 19% टैक्स, अब महलवारी कितना प्रतिशत टैक्स दिया जाता है? 30%। रैयतवारी में जो है किसान को डायरेक्ट, याद रखिएगा, क्या करता था कि समस्त भूमि का मालिक, या आपको बोलते हैं कि राजस्व जो भी एकत्रित कर रहा था, वो जो है किसान का अधिकार था। किसान तो है राजस्व क्या वसूल करके अंग्रेज को देता था। अस्थाई और ये महलवारी में ना, ये जमींदार लोग था। कितना? जमींदार। जैसे कि आपका महलवारी में जो है आपका मुखिया था, और अस्थाई को जमींदारी इसलिए बोलता है क्योंकि जमींदार जो है ना कर का वसूली करता था। जमींदार बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रैयत, स्थाई और महलवारी। रैयत में 51, अस्थाई में 19, महलवारी में 30। रैयत में राजा कौन? किसान। अस्थाई और जमींदारी में कौन? राजा कौन? जमींदार। और महलवारी में आपका, याद रखिए, मुखिया, गांव का मुखिया। चलिए और एक चीज़ और आपको बताते हैं कि रैयतवारी मुनरो, रैयतवारी मुनरो रट लीजिएगा। रैयतवारी मुनरो और या रीड, मुनरो या रीड। अस्थाई में कौन था? कर्नवालिस। अस्थाई कर्नवालिस 1793, अस्थाई कर्नवालिस। और मोसे महलवारी, मोसे मैकेंजी। मोसे महलवारी, मोसे मैकेंजी रट लीजिएगा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। रैयतवारी निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। देखिए, जो आपका रैयतवारी जो है ना आपका, बिल्कुल सही है, मद्रास और मुंबई में लागू हुआ था। उसी प्रकार का महलवारी जो है ना आपका बिहार, मुंगेर, अथी सॉरी महलवारी आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और पंजाब में, याद रखिएगा। और ये जो अस्थाई बंदोबस्त है ये आपका सब जगह हुआ था, जैसे बंगाल हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, बनारस हुआ, कर्नाटक, ये सब में अस्थाई। तो रैयत अभी बोल रहा है मद्रास और मुंबई, एकदम सही है, ये सही है। इसमें ज़मीन का मालिकाना हक सीधे किसान, एकदम किसान, आपको अभी देखिए लिखे हैं किसान, और सरकार और किसान के बीच कोई एकदम बिचौलिया था ही नहीं। तो आपका क्या है? 40 का आपका तीनों सही है। क्या है? तीनों सही, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। डी इंपॉर्टेंट है आपको, इसलिए इसको थोड़ा समय लगा। चलिए, आत्मसभा जो है 1815 में, आत्मसभा 1815 में कौन किया था? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है। कमवाद सोमवती जो है, कमवाद सोमवती, ये भी राजा राम मोहन राय ने लिखा था। पुनर्जागरण के पिता बोला जाता था, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, आर्य समाज जो है 1875 में आपका कौन किया था? आर्य मतलब आय दो, कौन? दया करके हमको आय दो, आय मतलब पैसा दो, तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन जो है आपका स्वामी विवेकानंद किए थे, कब? 1897। जैसे जो है विवेकानंद के गुरु जो हैं ये रामकृष्ण थे, तो याद रखिएगा। तो रामकृष्ण मिशन का कौन किया था? तो 1897 में स्वामी। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873। चलिए, तो इसका निकल गया 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 ये हो गया। चलिए 42 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस समाज सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे प्रमुख प्रयास किया? हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1854 में जो है विधवा पुनर्विवाह का सबसे ज़्यादा प्रयास। अब क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, पूछ रहा है कि वैरेन हेस्टिंग्स 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है 1774 में स्थापना किया था, कब? 1774 में। ठीक है। तो
के रेगुलेटिंग है 1773 के, नहीं 1774। तो ये आपका क्या है, गलत है। क्या है ये आपका गलत है, याद रखिएगा। तो उसको हटाइए। दूसरा बोल रहा है कि पिट्स इंडिया एक 1700। हाँ भाई, कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्य को अलग किया गया। हाँ, एक होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टोरिएट, जिसको हिंदी में निदेशालय बोला जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टोरेट निदेशालय। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको बोला था नियंत्रण मंडल। जो नियंत्रण मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसका कंट्रोल किसके किस पे था, याद रखिएगा। तो उसका कंट्रोल जो है ना, नियंत्रण मतलब जो भी राजनीतिक मामला है उस पर होता था। याद रखिए, राजनीतिक मामला पे कंट्रोल मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वाणिज्य मामला में कौन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या नियंत्रण मंडल। चलिए, हो गया, तो याद रखिएगा। तो आपका ये दो तो बिल्कुल सही है। तीसरा, 1833 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया। हाँ, ये भी आपका क्या है, सही है। 1833 में था। एक्चुअली 1813 में क्या हुआ था ना, बोला कि अंग्रेज जो है ना का सिर्फ और सिर्फ चाय और नील, ये जो है अंग्रेज ही सिर्फ कर सकता है, बाकी जितना भी है वो सभी कंपनी कर सकते हैं। लेकिन जब 1833 हुआ 20 साल बाद, उसमें बोला कि हाँ भाई कोई भी अधिकार समाप्त सकता है, जरूर नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। तो उपयोग में कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 और 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में उत्तरार्ध में भारत आर्थिक राष्ट्रवाद के अग्रदूतों मतलब इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म में शामिल नहीं है। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत में आपका गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, आपका दादा भाई नौरोजी है, आर.सी. दत्त है और महादेव गोविंद रानडे। आपका गोपाल कृष्ण गोखले नहीं। याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले कौन बोलेगा, महात्मा गांधी के गुरु कौन है, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, तो रानडे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 है कि नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। हाँ भाई, बिल्कुल। निम्नलिखित में किसका दुर्दशा को चित्रण है, तो किसका चित्र है आपको, नील बागान मालिक, क्या, नील बागान मालिक का चित्रण, याद रखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की और उसका उद्देश्य निम्न जातियों का उत्थान है। देखिए, जो आपका श्री नारायण, ये श्री नारायण गुरु किए थे। कौन, श्री नारायण गुरु। यही बोले थे कि एक जाति होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए और एक ईश्वर होना चाहिए। ठीक है, कौन बोला था, कौन बोले थे, श्री नारायण गुरु। चलिए, आपका यह है हंटर आयोग जिसकी रिपोर्ट विशेष जोर दिया गया था, वह संबंध निम्नलिखित किससे है, मतलब हंटर आयोग किससे है, तो ये याद रखिए, हंटर आयोग जब बोला आपको प्राथमिक शिक्षा के, याद रखिए। शिक्षा का मैग्ना कार्टा आपको पढ़ा है, बार बार सेट में रिपीट करते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, याद रखिए। मैग्ना का मतलब शिक्षा में बहुत सुधार आया था, कब, 1854 के वुड डिस्पैच, ठीक है, डलहौजी के काल में आया था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, ये भी आपको बताते हैं, हंटर आयोग जो आया था आपको 1882 से और 1833, ठीक है, हंटर कमीशन या हंटर आयोग, ठीक है। अब जो है, निम्नलिखित में से किसी आधुनिक भारत का पैगंबर या प्रोफेट बोला जाता है, तो ये आपका जो है राजा राम मोहन राय को, क्या, आधुनिक भारत के पैगंबर या पूर्ण जागरण के दूत, ठीक है, याद रखिएगा। अकबर ने इसे राजा की उपाधि दी थी, क्या, राजा की उपाधि दी थी। चलिए, बहुत आगे बढ़ते हैं। ये कहता है, किस घटना में के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। देखिए, घटना जो हुआ था ना आपका 5 फरवरी 1922 में, एक जगह है क्या, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जो है ना 27 पुलिसकर्मी को उसके पुलिस स्टेशन में ही जिंदा जला दिया था। कौन, वहाँ के निवासी। तो इससे क्या होता है कि गांधी जी मतलब क्या हुआ है, दुख हुए, और वो क्या किए, जस्ट उसको 12 फरवरी को, मतलब 5 फरवरी को ये घटना हुआ था और 12 फरवरी को जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो कौन सा कांड, तो आपका चौरी चौरा कांड, याद रखेगा। और याद रखिए, जब ये गांधी जी वापस ले लिए तो इसमें सुभाष चंद्र बोस कमेंट करते हैं कि जब सीमा पर था, मतलब जब सहयोग आंदोलन जब चरम सीमा पर था, तब वापस लेना ठीक बात नहीं। चलिए, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक, ये आपको वैलेंटाइन सीरोल लिखी थी, और इसमें जो है ना आपको बाल गंगाधर तिलक को जो है ना क्या बोला था, अशांति का जनक। मतलब बाल गंगाधर तिलक जो है ना वो बहुत अशांति फैला रहे हैं भारत में,
तो ये कौन बोली थी? वैलेंटाइन से रूल। किस में? इंडियन अनरेस्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि प्राचीन बिहार के सदन में अदोंतीपुरी का शिक्षा केंद्र स्थापना का श्रेय किसे पाला जाता है? तो ये जो बोल रहा है अदोंतीपुरी जो है ये आपको कौन बनाया था? तो देखिए अदोंतीपुरी जो है ना वो आपको गोपाल बनाया था, गोपाल। ये जो धर्मपाल है ये आपको विक्रमशिला बनाया था। कौन? विक्रमशिला। और जो आपका कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त, ये आपको नालंदा यूनिवर्सिटी मतलब नालंदा विश्वविद्यालय बना था। याद रखिए तीनों का, उदंतोपुरी गोपाल, विक्रमशिला धर्मपाल और कुमारगुप्त है ये नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लिखा हुआ 52 नंबर में कि 1934 में जो पटना में स्थित बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापना या स्थापना हुआ, तो उसमें कौन है आपके, कौन संस्थापक हैं और कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं। देखिए याद रखिएगा, जो आपका जयप्रकाश नारायण, हाँ ये थे। राज वृक्ष वनपुरी, हाँ ये थे। दूसरा आचार्य नरेंद्र थे। देखिए ये तीनों थे, लेकिन स्वामी सहजानंद जो है ना ये कृषि मतलब किसान सभा के आपको क्या है अध्यक्ष संस्थापक रहे। याद रखिएगा, बिहार प्रांत किसान सभा के, एकदम याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वामी सहजानंद नहीं थे, ठीक है, संस्थापक के रूप में नहीं थे। चलिए 53 नंबर का मगध जो है, मगध का उत्थान निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा कि ये तीनों आपका मगध का, ये तीनों क्योंकि गंगा नदी के कारण उपजाऊ है, मतलब जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो देखते हैं धान की खेती या चावल की गेहूं की खेती सब होता है। विंध्य और कैमूर पहाड़ियाँ के प्राप्त खनिज, हाँ कैमूर की पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी आपको बता देते हैं, या रोहतास बोल सकते हैं। तो वहाँ पर पायराइट सब मिलता है, या ठीक है, चुनाव पत्थर ये सब। राजगीर में रणनीतिक पहाड़ी, राजगीर का पहाड़ी सब बहुत ज़्यादा पहाड़ी, तो ये भी सही है मगध के। तो उपयोग में से सभी। चलिए बिहार में जो लोहानी वंश के शासक के दौरान दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बिहार पर नियंत्रण किया? देखिए लोहानी वंश पर जो है ना आपका सिकंदर लोदी ने क्या किया? आपका उस पर अटैक किया। याद रखिएगा, तो सिकंदर लोदी का शासक था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। मतलब लोहानी वंश का शासक बिहार में था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत में जो है शासक सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी बिहार में जाकर, याद रखें बिहार में अपने सेनापति को जाके लोहानी वंश के जो राजा था उनको हराया था। याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में किस जनजाति को सरोही, देखिए सरोही जो है ना, सरोही त्योहार मनाया जाता है। तो सरोही जो है आपका संथाल मनाता है। कौन? संथाल। याद रखें सरोही कौन? संथाल। संथाल जो है बिहार में, देखिए एक्चुअली संथाल आपका झारखंड में पाया जाता है और बिहार में कुछ याद रखें जमुई में पाया जाता है, चाहे भागलपुर जो है, भागलपुर सटा हुआ है, तो ये सभी पाया जाता है। चलिए 56 नंबर को बोल रहा है कि प्राचीन बिहार में जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म प्रसार के सदर्भ में कथन कौन सा विचार? देखिए जैन धर्म जो है ना वो बिहार में जो प्रसार हुआ, तो क्या बोला? जैन धर्म 24वें तीर्थ, हाँ भाई जैन धर्म के 24वें तीर्थन आपका महावीर है। क्या है? महावीर। और उनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। बिल्कुल सही, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। मतलब मगध के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ने जैन धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। हाँ ये जो है ये भी आपका सही है, क्योंकि बिंबिसार और जब अजातशत्रु था तो उस समय याद रखिएगा आपका महावीर भी था। महावीर जैन धर्म के महावीर और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध भी थे, ठीक है। तो ये भी आपका है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था। देखिए आपको बार बार रिपीट करते हैं कि टोटल जो 2 जैन संगीत हुआ, एक हुआ था पाटलिपुत्रा में और दूसरा हुआ था बल्लभी में, बल्लभी गुजरात में। पाटलिपुत्रा में जो था आपको कौन था? स्थूलभद्र। जो जैन जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक दिगंबर एक श्वेतांबर, दिगंबर और एक श्वेतांबर, ठीक है। और बल्लभी जो है वो आपका कौन है? क्षमा श्रवण जो है उसके अध्यक्ष थे। और पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। और उस समय पाटलिपुत्रा के जो राजा थे याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना ये लास्ट में जैन धर्म अपनाए थे और श्रवण बेलगोला में जो है संलग्न कर दिए थे, मतलब मर गए थे। तो आपका ये तीनों सही है। क्या है? तीनों सही। 56 का 1 2 3। 57 बोल रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस नेता ने नेपाल, देखिए नेपाल में जो है ना जब 1857 विद्रोह हुआ था तो उसमें याद रखिए एक था आपका बेगम हजरत महल, ठीक है। उसके बाद आपका तात्या टोपे और तीसरा है आपका ये कुंवर सिंह नहीं,
आपका अमीर सिंह, ये सब कहाँ चले गए थे? नेपाल में, और वहीं से नेपाल में गोरिल्ला युद्ध करते थे। तो बोला कि निर्वासित जीवन जीना पड़ा, तो भाग के जब नेपाल चले गए थे तो और बाद में उनकी मृत्यु होगी, तो बिहार से ये जो है ना आपका अमर सिंह थे। कौन थे? अमर सिंह, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुंवर सिंह के भाई थे, वीर कुंवर सिंह, याद रखिएगा। चलिए अब जो है आपका बिहार में भौगोलिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित से किस नदी का दक्षिण में स्थित मैदान में मगध मैदान के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका गंगा है, गंगा के दक्षिण, तो वही बोल रहा है किसके दक्षिण, किस नदी? तो गंगा के दक्षिण में आपका ये क्या है? ये आप बिहार का मैप देखिए, बिहार में ये दक्षिण में, ये उत्तर है, ये दक्षिण, दक्षिण में आपका क्या है? मगध का मैदान, और यही आपका गंगा नदी के नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि 1922, देखिए पहले ये देखिए 1922 है 1912, 1922 जो है सबसे पहले 1912 में जो अधिवेशन हुआ था, दोनों बिहार में हुआ था। कहाँ? दोनों बिहार में। तो 1912 में जो अधिवेशन हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में, पटना के बांकीपुर में। और दूसरा 1922 जो है ये आपका कौन हुआ था? तो ये आपका जो है एक सेकंड, ये आपका गया में हुआ था। कहाँ? गया में। और ये इसके जो अध्यक्ष थे ये आपके कौन थे? याद रखिएगा, ये आपके सी आर दास थे। कौन थे? याद रखिए कौन थे? सी आर दास। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। बिहार 2022 में तो हाँ गया में हुआ था, गया अधिवेशन। ठीक, 1912 में बांकू। चलिए तो क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन की अध्यक्षता में किसने की, और अधिवेशन का मुख्य परिणाम क्या हुआ? देखिए तो ये जो 1922 में जो है ये सी आर दास थे। कौन? सी आर दास। और 1912 में आपका मझोलकर थे, शायद मझोलकर। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, ये आपका सही है। ये जो है आपको 1912 में कौन थे? मधोलकर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसमें कौन है। तो 1922 में आपको सी आर दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जो है स्वराज पार्टी का भी गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन दो को मिलकर किया था 1923 में, याद रखिएगा। एक तो आपको क्या है सी आर दास, और दूसरा जो है आपका मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा। 60 नंबर आपको बोल रहा है कि स्थल है और उसकी विशेषता क्या है। देखिए जो आपका जो चिरांद जो है, चिरांद आपका जो नवपाषाण काल उपकरण उसमें पाया जाता है। जैसे कि आपका जो आपका बर्तन हुआ, ये आपका कोई भी जैसे मिट्टी का बर्तन, ये सब यहाँ पाया जाता था। चिरांद कहाँ है? सारण छपरा। ठीक है, सोनपुर जो है गया। तो ए का तो खैर दो होगा, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। दूसरा बोल रहा है कि सोनपुर गया में, तो देखिए सोनपुर जो है एक ताम्रपाषाण संस्कृति का साक्ष्य। सोनपुर में ताम्रपाषाण संस्कृति का साक्ष्य है, और तांबे का औजार यहाँ मिला था। कहाँ? तांबे का। अब कुम्हार जो है आपका मौर्यकालीन, जानते हैं मौर्य का जो लकड़ी के ढांचे जब कुम्हार और कुम्हार। एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो लकड़ी है ना, लकड़ी कहा जाता था कि मौर्य काल में जो उसका जो आपका महल था मौर्य काल का, चंद्रगुप्त मौर्य का, वो उस महल को राजप्रसाद बोला जाता था। तो सी का आपका क्या है? 1। तो आंसर ये है। चलिए विज्ञान का देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो वह कौन सा तरंग वैक्यूम में संचरित, देखिए वैक्यूम ध्वनि, जहाँ देखिए ध्वनि जो है ना निर्वात में नहीं बहती है। निर्वात मतलब कि जहाँ हवा नहीं, वैक्यूम मतलब जहाँ हवा नहीं। तो भाई हवा नहीं रहेगा तो आप एक दूसरे को सुन भी नहीं सकते। जैसे अंतरिक्ष में कोई जाता है तो वहाँ हवा नहीं है, वायुमंडल हवा नहीं है, तो नहीं सुनता। तो वैक्यूम संचार नहीं हो सकता। तो भाई आपका कहाँ? ध्वनि। बाकी ये जो है रेडियो हुआ, आर हुआ, एक्सरे हुआ, रेडियो वेव हुआ, लाइट वेव हुआ, ये सब क्या है? इसमें अब वैक्यूम में भी क्या बोलते हैं? फ्लो करता है, मतलब उसमें संचार करता है। दूसरी बात और एक बात बताते हैं कि देखिए ट्रिक, एक्स यू वी गामा एक्स यू वी रे इन कार। ठीक है, तो देखिए एक होता है गामा, उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट रे, फिर विजिबल रे, फिर इंफ्रारेड, फिर कॉस्मिक रे। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपका रे है। क्या है? रे है, याद रखिएगा। तब अब आपको बोले सबसे ज़्यादा अगर तरंगदैर्घ्य ऐसे करके आपको बोलेगा, सबसे ज़्यादा स्पीड पूरा गामा ऐसे करके एक ट्रिक है। ठीक है, आप क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको बता दिया जाता है। इसमें कौन है? केवल दो जो है क्या आपका वैक्यूम नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन में आपका ब्लैक होल,
वो कल वाला सेट में आपको बताते हैं जिसका गुरुत्वाकर्षण पर पूरा एकदम बहुत भयानक रहता है, जो प्रकाश को अपनी ओर खींच लेता है, उसको बाहर नहीं जाने देता। तो और ये भी बोले थे कि चंद्रशेखर जो है आपको ब्लैक होल को खोजा था। तो भाई ब्लैक होल प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत मजबूत है, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि ब्लैक होल किसी तारे के जीवन चक्र का अंतिम चरण है। देखिए ये भी आपका जो है ना सही है। ब्लैक होल जो है किसी तारे का अंतिम चक्र है, जब तारा मर जाता है तो ब्लैक होल में चला जाता है। तीसरा, ब्लैक होल को हॉकिंस विकिरण उत्सर्जित करता है। तो कैप्टन हॉकिंस जो है ना, यही हॉकिंस रेडिएशन दिया था, ब्लैक होल का रेडिएशन। तो तीनों आपका सही है। तो 1 2 3 चलिए। 13 नंबर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर में से किसका प्रयोग मंदक मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? तो देखिए आपका ये तीनों मॉडरेटर के रूप में करता है। क्या है? ये चारों आपका मॉडरेटर में कुछ कुछ करता है, लेकिन अगर बोलता है बेसिकली, अगर देखिए ये जो है ना आपका कैडमियम क्षय, ये आपको नियंत्रण करता है, नियंत्रण, इसको कंट्रोल रॉड बोलते हैं। भारी जल और ग्रेफाइट, ये दोनों जो है आपका मेन रूप से मंदक के रूप में क्या करते हैं? क्या मंदक के रूप में कार्य करते हैं। साधारण जल कुछ नहीं करता है, तो केवल 2 और 3 याद रखें। उत्तल लेंस, जो कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, का उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके दोष, अगर आपको कोई दोष है तो वो दोष, अगर आँख में कौन दोष ऐसा होता है जिससे आप उत्तल लेंस लगाते हैं? देखिए एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस जो है ना, जिस इंसान को अगर दूर दृष्टि, देखिए दूर का दृष्टि कमजोर नहीं, ये यही तो इसमें प्रॉब्लम है कि दूर दृष्टि दोष लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूर का चीज़ कमजोर दिख रहा है। क्या? दूर में दोष नहीं है, नज़दीक का चीज़ उसको अच्छा से नहीं दिख रहा है। याद रखिएगा, क्या? नज़दीक का चीज़ उसको अच्छा से नहीं दिख रहा। तो नज़दीक का अगर अच्छा से नहीं दिखेगा तो वो क्या लगाएगा? कन्वेक्स लेंस, जिसको बोलते हैं उत्तल लेंस। रट लीजिएगा, याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, क्या बोलते हैं कि दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का दोष नहीं है, वो नज़दीक का चीज़ अच्छा से नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए आपको उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष, निकट की दोष नहीं, ये दूर का दोष, दूर की चीज़ अच्छा से नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का जो चीज़ है, निकट में दोष नहीं है, याद रखें, निकट में दोष नहीं है, दूर अच्छा से नहीं, जो दूर अच्छा से नहीं देता है, देख सकता है, उसको कनकेव लेंस, क्या? अवतल लेंस। देखिए जो स्टूडेंट है ना, जो स्टूडेंट वो दूर का चीज़ जल्दी नहीं देख पाता है, इसलिए उसको जो है ना, स्टूडेंट को मायोपिया होता है ज़्यादातर स्टूडेंट, तो वो क्या लगाता है? अवतल लेंस, मतलब कनकेव लेंस। और जो बूढ़ा लोग होता है ना, उसको ये हाइपरमेट्रोपिया, मतलब नज़दीक का चीज़ नहीं देख सकता है 40-45 साल बाद। ये है पेरेस बायोपिया। क्या है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में जो है ऊपर क्या है? ऊपर आपका अवतल होता है और नीचे उत्तल। क्या? उत्तल। याद रखें, ऊपर अवतल लेंस लगता है, नीचे अवतल लेंस। तो ये हुआ आपका प्रेस बायोपिया। एस्टिग्मेशन आंखों का रोग है, ये क्या है? अनुवांशिक रोग है। चलिए प्रश्न नंबर बोलता है कि एसी से डीसी में परिवर्तन कौन करता है? देखिए ट्रांसफर जो है ना, ट्रांसफार्मर, वो करता है वोल्टेज को कम ज़्यादा। वोल्टेज ज़्यादा है, वोल्टेज को कम करना है तो स्टेप अप लगाइए, स्टेप डाउन लगाइए। वोल्टेज ज़्यादा करना है तो आपको, ये आपका ट्रांसफार्मर हमेशा किस पर काम करता है? एसी पर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एसी से डीसी से करता है, या एसी से डीसी करता है। वही पूछ रहा है कि एसी से डीसी कौन करता है? तो रेक्टिफायर। तो उसके जस्ट उल्टा है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी से एसी करता है, डायरेक्ट करंट से, याद रखें, से अल्टरनेटिव करंट। डायनमो तो आपको पता है, डायनमो क्या है? एक टाइप का जनरेटर है। और जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को इसमें विद्युत ऊर्जा में। डायनमो का उल्टा कौन है? मोटर। मोटर क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। चलिए, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मान लीजिए सरल माध्यम से विरल माध्यम गया, या विरल माध्यम से सरल माध्यम है, तो बोला कौन सा भौतिक अपरिवर्तन, कौन सा चेंज रहे? देखिए चाहे कोई भी माध्यम हो, आवृत्ति नहीं बदलता है। तो कौन का अपरिवर्तन कौन रहता है? आवृत्ति बिल्कुल नहीं बदलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि एक चलती हुई कार अचानक रुक जाती है। देखिए कोई भी कार चल रहा है, रुक गया। अब कोई भी रुका हुआ चीज़ एकाएक क्या होता है? चलता है तो क्या होता है? कभी कभी होता है देखते देखते पीछे मुड़ जाता है, पीछे आदमी झुक जाता है, पीछे पीछे की तरह झुकता है। तो ये सब क्या है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ठीक, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो
तो क्या है इसका मुख्य कारण? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नहीं भाई, संवेग संरक्षण नहीं भाई, न्यूटन का गति का पहला नियम, हाँ जड़त्व का नियम। देखिए जड़त्व का नियम आपका गैलीलियो दिया, याद रखिएगा, बोलिएगा जड़त्व का पहला नियम कौन दिया था? गैलीलियो। हालांकि तीनों न्यूटन का तीनों नियम प्रतिपादित कौन किया था? तो आइजैक न्यूटन, लेकिन पहला जो जड़त्व का नियम दिया था वो आपको कौन दिया था? गैलीलियो। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा घटक यह स्थापित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ है? देखिए अनुप्रस्थ, याद रखिए, ध्वनि जो है ना, ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य है, धा से धैर्य, ध्व से ध्वनि, और प्रकाश जो है ना, प्रकाश तो बीच में देखिए पो है, अनुप्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ, ठीक से याद रखिएगा। ठीक है, आप कुछ भी या तो हिंदी याद कर लीजिए या तो इंग्लिश, तो हम हिंदी करके आपको बता रहे हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ, पो से प्रकाश, पो से प्रस्थ। तो क्या कारण है, मतलब कि कौन सा घटना है? देखिए ध्वनि में जो है ना ध्रुवीकरण नहीं होता है, ध्रुवीकरण नहीं होता है, लेकिन आपका प्रकाश में होता है। तो वही बोल रहा है कि कौन सा अलग करता है प्रकाश के, एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये देखिए व्यतिकरण, विवितरण और अवतरण, ये जो है ना अनुदैर्घ्य में होता है, अनुप्रस्थ में भी होता है, लेकिन ध्रुवीकरण जो है सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में होता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छा विद्युत चालक है? तो सबसे अच्छा विद्युत चालक आपका चांदी है, याद रखिए, सबसे अच्छा चांदी। द क्रायोनाइजिक इंजन, देखिए जब रॉकेट उड़ता है ना, जब रॉकेट उड़ता है तो क्या होता है? बहुत गर्म, पीछे से बहुत गर्म, अंदर पूरा गर्मी उर्मी आने लगता है। तो क्रायोजेनिक इंजन अगर आप लगाइएगा ना, तो उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो तापमान होता है वो -150 डिग्री सेल्सियस तक, इसका मतलब ठंडा रहता है, तब ना रॉकेट को ठंडा रखता है। तो अभी जितना भी रॉकेट बन रहा है या कोई भी मिसाइल उड़ता है, तो ये सब क्रायोनाइजिक इंजन लगा रहता है। क्या? क्रायोनाइजिक इंजन लगा हुआ रहता है। और एक फिल्म आप देखे होंगे रॉकेटरी, ठीक है, माधवन का, ठीक है, तो उसमें जो है एक साइंटिस्ट का फिल्म है, आप देखिएगा, उसको पता चल जाएगा क्रायोनेजिक क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा है जो किससे संबंधित है? तो बहुत कम तापमान, क्या? बहुत कम तापमान, तो जहाँ पर कम तापमान वहाँ बहुत कम तापमान का अनुप्रयोग। चलिए, ग्रीन हाउस गैस, देखिए जो भी आपका जैसे CH4 है, ठीक है, आपका मीथेन हुआ, चाहे CO2 हुआ, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, याद रखें, ग्रीन हाउस गैस। N2O जो हुआ ये आपका ग्रीन हाउस गैस। चलिए देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस। हाँ भाई बिल्कुल, मीथेन की प्रति अणु ऊष्मा अवशोषित करने के लिए क्षमता CO2 से अधिक होती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मीथेन बहुत ज़्यादा जो है ना, मीथेन जो है CO2 से अधिक ऊष्मा छोड़ता है, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। बोल रहा N2O का महत्वपूर्ण मानव जनित, देखिए इंसान जो है ना N2O छोड़ता है, कैसे? तो आपके रेफ्रिजरेटर से जो निकलता है, चाहे आपका फ्रिज से निकलता है, वो क्या है? फ्रीऑन N2O निकलता है, याद रखिएगा। चलिए, तो CFC बोल सकते हैं। तो 1 2 3 आपका क्या है? आपका 1 2 3 तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका 1 2 3 तीनों सही है। चलिए, परमाणु रिएक्टर, सबसे पहले परमाणु रिएक्टर जो है नाभिक विखंडन के रूप में काम करता है। द्रव्यमान जो है ऊर्जा में बदलता है, याद रखिए, एटम बम गिरे था, आपको सेट में बार बार रिपीट करवाते हैं। चलो देखते हैं इसका, चलिए देखते हैं क्या है इसका। यूरेनियम 235, हाँ भाई, परमाणु रिएक्टर जो लगता है, जैसे बहुत सारा, जैसे आपका तारापुर है महाराष्ट्र में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में, रावतभट्टा है राजस्थान में, तो ये सब में जो है न्यूक्लियर रिएक्टर से द्वारा पूरे शहर में ऊर्जा पैदा किया जाता है, मतलब बिजली। तो कौन सा यूरेनियम? तो 235 सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला विखंडन, हाँ सही है। प्लूटोनियम 239 का उपयोग भी हाँ ये भी सही है, प्लूटोनियम 239। तीसरा बोल रहा है कि प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्य रूप से यूरेनियम 230, नहीं भाई ये गलत है। 99% जो है यूरेनियम 238 होता है, जो कि ईंधन में उपयोग नहीं करते हैं, और जो आपका 1% रहता है ना, वो आपका यूरेनियम 235 है, और यही 235 आपका किस में यूज होता है? परमाणु रिएक्टर में, क्या? परमाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब केवल 1 और 2 सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज, सॉरी, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता? सेल्यूलोज, आपको बोले थे कि पौधा का जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, याद रखिएगा कि पौधा में ही कोशिका भित्ति पाया जाता है, और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जंतु में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और पौधा में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाए। हाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया का उपयोग आमतौर पर किसके उत्पादन में किया जाता है? तो देखिए आपका जो है ना वनस्पति तेल से घी निकालने को हाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया यूज होता है। दूसरी बात,
घी जो है ना आपको सॉरी संतृप्त वसा है, संतृप्त वसा मतलब सेचुरेटेड 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 वसा, संतृप्त वसा। और संतृप्त वसा जो भी होता है वो मनुष्य के खाने के लिए बहुत लाभदायक नहीं होता है, मतलब मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। और असंतृप्त वसा जो है वो आप उसको खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि क्वांटम संख्या, देखिए क्वांटम क्वेश्चन, जो एन है ना, एक होता है क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी एक प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। टोटल 4 क्वांटम नंबर है, ठीक है। और सबका क्या है कि जैसे पी जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपका क्या बताता है, ये आपका बताता है कि ऑर्बिट, क्या बोलता है, ऑर्बिट, याद रखिए क्या बताता है, ऑर्बिट। तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, चलिए, कि क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति या ऊर्जा का वर्णन करता है। तो क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह मुख्य ऊर्जा स्तर और परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी निर्धारित करता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, एन से। एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है वो डिनोट करते हैं एस पी मैग्नेटिक, इसको हम 0 से लेके एल तक डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका आपका -L से +L तक डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपका स्पिन क्वांटम नंबर को हाफ इधर मूव कर रहा है, चाहे -1/2, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम देगा, ठीक है। मेन ये है आपका क्या, यह मुख्य ऊर्जा स्तर और परमाणु के नाभिक के इलेक्ट्रॉन के औसत दूरी को निर्धारित करता है। चलिए 76 निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बायोडिग्रेडेबल है। देखिए बायोडिग्रेडेबल मतलब होता क्या है, जो है ना प्राकृतिक में, जैसे कि आपका सब्जी खाते हैं तो सब्जी कुछ सब्जी होता है कि बाहर फेंक देते हैं तो क्या होता है, वो वो क्या होता है, सर उड़ गल कर एकदम जो है हवा में उड़ जाता है, या बैक्टीरिया उसको पूरा खा लेता है तो ख़त्म हो जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब है कि प्राकृतिक में जो भी है वो क्या होता है, धीरे धीरे उसको सर गल करके ख़त्म हो जाता है। लेकिन याद रखिए, क्या पॉलीथीन आपका ख़त्म होता है, नहीं भाई। पीवीसी आपका ख़त्म, नहीं भाई। टेफ्लॉन ये भी नहीं ख़त्म होता। सेल्यूलोज जो है, आपको जस्ट बोले थे, सेल्यूलोज जो है ये पौधा का छाल या पौधा का जो है कोशिका झिल्ली से ही, सेल्यूलोज से ही बनता है। तो याद रखिएगा सेल्यूलोज जो है एक क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। बाकी ये तीनों जो है ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब कभी मरेगा नहीं। पॉलीथीन जो है कभी ख़त्म नहीं होगा, करोड़ों साल तक पॉलीथीन रहता है। इसीलिए ना सरकार बहुत सारा पॉलीथीन यूज करने नहीं बोलता है। पीवीसी हुआ, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपका टेफ्लॉन। 77 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है सिलिकेट लाइम, एक होता है क्विक लाइम। क्विक मतलब जल्दी। तो एक बात बताइए कि CaO और CaOH का होल 2, तो बताइए इसमें इसमें जल्दी किसको बोल दीजिएगा, अरे भाई इसी को ना बोलिएगा, CaO, क्विक लाइम CaO, क्विक लाइम CaO। तो याद रखिएगा क्विक लाइम किसे बोला जाता है, CaO। एक होता है आपका सिलिकेट लाइम, तो सिलिकेट लाइम नाम कितना बड़ा है, उसी तरह CaOH का होल 2 भी है, तो याद रखिएगा। तो बुझा हुआ चूना या सिलिकेट लाइम CaOH का होल 2 को बोलते हैं। तो कहाँ है आपका CaOH का होल 2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये। दूसरी बात, बुझा हुआ चूना, अब बिना बुझा हुआ चूना आपको CaO, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको बोल देते हैं, ये मूंगा चट्टान, अभी जस्ट अब कोरल रीफ पढ़े थे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सबसे क्षारक धातु है, कौन है, सॉरी क्षार है, ठीक है, बेस रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत, ठीक है भाई, जो है कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कोशिका सिद्धांत, कह रहा है कि सभी जीवित जीव कोशिका और या उनके उत्पादों से बने हैं। तो जितना भी जीव कोशिका है वो जो है ना उसके उत्पादक से ही बनाता है। नहीं बोलता है डाउटर सेल, एक सेल बना उससे दूसरा सेल ऐसे करके बना, नीचे ऐसे करके, जिसको माइटोसिस या मियोसिस के रूप में है। तो ये आपका सही है। दूसरा बोला है सभी कोशिका के पूर्व मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती है। हाँ भाई, सभी कोशिका, अभी जस्ट तो यही बात बोल रहे थे, तो ये दोनों सही है। लेकिन बोल रहा है कि विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। देखिए विषाणु जो है ना, ये सही में इसका अपवाद है। विषाणु जो है ना निर्जीव और सजीव का करी है। कह रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं
कि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच में जो कड़ी है वो आपका है विषाणु, और ये जो है ना कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो आपका ये भी आपका सही है, अपवाद है मतलब अलग है। तो 1 2 3 तीनों सही। 79 है कि निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक मतलब सेल का अपना स्वयं का डीएनए होता है। देखिए स्वयं का डीएनए जो है ना, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का 100% होता है, और जो आपका यहाँ पे लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम का कोई ना डीएनए होता है ना आरएनए होता है, और आपका जो हरित लवक है ये भी जो है आपका, इसमें भी डीएनए पाया जाता है, सॉरी राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए। आगे बढ़े, याद रखिएगा कि ये जो है ना लाइसोसोम्स, इसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सुसाइड बैग। इसमें लाइसोसोम में इतना एंजाइम्स रहता है, अगर गलती से पेट के अंदर ये फट गया तो समझ लीजिए कि इंसान का मौत तय है, ठीक है, इसलिए उसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, उसको पीत की थैली बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, केवल 1 और 2। निम्नलिखित में कौन सा वायरस के कारण नहीं होता। देखिए आपका जो वायरस के कारण नहीं होता, देखिए इन्फ्लुएंजा जो है ना वायरस, एकदम याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, तो पोलियो भी आपका वायरस के कारण होता है, और आपका खसरा भी वायरस का, टाइफाइड जो है आपका क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया का कारण होता है, ठीक है, याद रखिए। और टीबी को कैसे चेक किया जाता है, एक विल्डन टेस्ट होता है, उससे आप टीबी को टाइफाइड जिसको है उससे वो टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए आपको विल्डन टेस्ट, जिस तरह एलिसा टेस्ट होता है ना जी, एलिसा, अगर आपको किसी इंसान को एड्स है तो एलिसा टेस्ट कराएगा ना, तो उससे पता चल जाएगा एड्स है कि नहीं, ठीक है। चलिए उसी तरह जैसे कि आप किसी को कैंसर होता है तो लेप्रोसी का ना, लेप्रोसी किया जाता है, खैर ये अलग चीज़ है। 81 टेंडन, देखिए एक ट्रिक बताएं, LLB मतलब LLB जो बोन होता है, बी मतलब बोन, तो जो लिगामेंट से होता है ना, बोन और बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट है, क्या होता है, लिगामेंट। फिर से याद रखिएगा, LLB याद रखिएगा, आप कौन फोर्स कर रहे हैं, LLB मतलब कानून, तो बी से बोन, अब बाकी कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट, तो बोन मतलब बोन को जोड़ रहा है, बोन को जोड़ रहा है, वो लिगामेंट जोड़ रहा है। चलिए और टेंडन जो है ना, टेंडन टी, वो क्या है, टी बोन और क्या मसल्स, क्या MBT, याद रखें MBT। तो आप सॉरी टेंडन, तो बोन और मसल को कौन जोड़ रहा है, टेंडन। तो चलिए देखते हैं, टेंडन और लिगामेंट के संदर्भ में निम्नलिखित से कथन है। देखिए टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, बिल्कुल सही, अभी आपको बोले, और बोन मतलब हड्डी जोड़ता है, उसको एल मतलब लिगामेंट बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्या बोल रहे, लिगामेंट एक हड्डी से दूसरे हड्डी, हाँ भाई अभी जस्ट आपको बताए थे, और दोनों के संयोजी उत्तक से, हाँ भाई दोनों संयोजी उत्तक से बने हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए। देखिए खून भी जो है ना आपका ब्लड, ये भी एक संयोजी उत्तक है, तो केवल एक नहीं, केवल 1 2 3, हाँ तीनों सही है, तीनों सही। चलिए 82 में बोला, निम्नलिखित में कौन सा जीव मोनेरा जगत का होता है। देखिए मोनेरा जगत का जो है ये आपका बैक्टीरिया ही होता है, कौन, बैक्टीरिया, बिल्कुल याद रखिए। देखिए जगत जो है ना टोटल 5 किंगडम होता है, जैसे हम लोग जो आते हैं वो एनिमिलिया में आते हैं, पौधा जो आता है प्लांटिया में आता है, एक होता है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, और तीसरा होता है फंगी। याद रखिएगा, एक मोनेरा होता है, एक प्रोटिस्टा होता है, एक फंगी होता है, कवक जिसको बोलते हैं, एक प्लांटिया होता है जब पौधा, और एक एनिमिलिया होता है। एनिमिलिया हम लोग मतलब इंसान, हम लोग एनिमिलिया में, चाहे जो जानवर हो, चाहे कुत्ता बिल्ली, ये सब एनिमिलिया में आता है। चलिए तो इसमें बोला कौन मोनेरा का जगत का है, तो भाई बैक्टीरिया आपका मोनेरा जगत का है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए। अमीबा जो है ना आपका प्रोटिस्टा ग्रुप में है, प्रोटिस्टा, ठीक है, अमेबा क्या है, प्रोटिस्टा। और ये जो 5 डिग्री क्लासिफिकेशन मतलब 5 जगत बताया है, ये टोटल विटकर बताया, कौन, विटकर, बहुत इंपॉर्टेंट, विटकर, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल की पत्तियां से बाहर करते हैं। तो वाष्प प्रचंड के बारे में, जैसे कि कोई भी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो पौधा के पास क्या आता है, किसी भी पत्ती के पास अगर जल ज़्यादा हो गया तो जल को छोड़ेगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो वो गिर जाएगा ना, मर जाएगा ना, तो उसको हटाने के लिए अपना पत्ती जो है अपने शरीर से जल को निकालता है, मतलब बाहर करता है, तो बाहर निकलता है तो किस माध्यम से, ट्रांसपीरेशन एवं वाष्पोत्सर्जन बोल सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्लोरोफोल CFC जो है, जो ओजोन परत के ह्रास का जिम्मेदार है। देखिए हमारे वायुमंडल में 5 क्या है, 5 क्षेत्र है, मतलब उसको वर्गीकृत किया है कि देखिए आयन मंडल एक होता है, क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर
आयनोस्फीयर ऐसे करके हैं, ठीक, याद रखिएगा। तो और एक ऊपर जो है आपका एक्सोस्फीयर है। तो इस तरह में जो आपका ओजोन है वो आपका कहाँ है, मेसोस्फीयर में। कहाँ, मेसोस्फीयर में, याद रखें कौन है, मेसोस्फीयर में। तो जो है ना हम लोग को जो है ना अगर गलती से डायरेक्ट अगर ओजोन पड़ गया, जिसको O3 से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन का 3 भाग, तो हम लोग मर जाएंगे, हमारे शरीर में स्किन कैंसर हो जाएगा और क्या होता है मर। तो इसी को रोकने के लिए एक ओजोन परत आता है, ओजोन परत, और यही परत जो है अल्ट्रा वायलेट रे, मतलब ये जो रे है अल्ट्रा वायलेट रे जो सूर्य से डायरेक्ट आता है, ये आपको क्या करता है, रोकता है अल्ट्रा वायलेट रे को, क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आएगा पृथ्वी पर, तो याद रखें मरना तय है। तो O3 जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे वायुमंडल के ऊपर O3 पाया जाता है। चलिए देखते हैं क्या आता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसका उपयोग है, जो जो आपको जो है ये आपको बोले O3 जो है, O3 मतलब वायुमंडल का जो चारों तरफ जो है ओजोन परत है। तो देखिए ओजोन परत हमारे लिए अच्छा है, तो ओजोन परत अगर ख़त्म हो जाएगा तो ज़रूर है कि सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश मतलब अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट आएगा, जिससे हम लोग को क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर। तो उसको कौन, मतलब ये ओजोन परत को कौन आपको ख़राब कर रहा है, मतलब कि ओजोन परत ख़त्म हो रहा है। तो याद रखिएगा, ये आपके घर में आप रेफ्रिजरेटर खोल देते हैं या आप एयर कंडीशनर खोल करके आप चुपचाप खोल के रखते हैं, तो आपको क्या होता है, इससे क्या निकलता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यही जो है आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ओजोन परत को तोड़ देगा तो प्रकाश डायरेक्ट आएगा अल्ट्रावायलेट, जिससे कैंसर हो जाएगा। चलो ये आपका हो गया। दूसरा बोल रहा है, एक चीज़ और बता रही है कि जो ओजोन परत है ना, ये ओजोन के लिए ही, यही सबको रोकने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, पूछेगा इंग्लिश में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे समझता है, तो 1987 में ओजोन परत को क्या ओजोन परत के लिए था कि ओजोन परत को हमको कैसे संभाल के रखना है या उसका देखभाल करना है। चलिए प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया का है। देखिए चेचक जो है आपका वायरस से होता है, क्या चेचक आपका किससे होता है, वायरस से। फिर से मलेरिया भी आपका क्या है, वायरस से नहीं, मलेरिया प्रोटोजोआ से कारण होता है। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, याद रखिएगा। और ये भी जो है, जैसे कि आपका पीलिया है, जॉन्डिस, जॉन्डिस जो है ये भी क्या है, वायरस से होता है, ठीक है, याद रखिए। हेपेटाइटिस B, C ये सबसे होता है। हैजा जो है ना, हैजा ये बैक्टीरिया से होता है, क्या हैजा, बैक्टीरिया से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि बिहार से, अब जो है ना आपका घटना हो गया कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मिशन दक्ष क्या है। तो मिशन दक्ष जो है ना आपका, कि ये राज्य स्वास्थ्य कर्मियों को ग्रामीण, ये स्कूल के लिए होता है, सरकारी स्कूल के कमजोर छात्रों को शैक्षणिक सुधार प्रदान करना। फिर अब बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो हुआ था, उसमें बिहार का सकल राज्य उत्पाद पर किस क्षेत्र पर योगदान सबसे अधिक था। तो GSDP में सबसे ज़्यादा योगदान, देखिए किसी में, चाहे भारत हो चाहे किसी राज्य, चाहे बिहार राज्य हो, इसमें योगदान सबसे ज़्यादा अभी जो सरकार कर रही है वो तीर्थ क्षेत्र में कर रही है। तो जहाँ जिस देश का तीर्थ क्षेत्र मजबूत, वो देश जो है बहुत अमीर होता है। जैसे अमेरिका जो है ना, अमेरिका में तीर्थ क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, तीर्थ क्षेत्र का सेवाएं क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे 88 नंबर बोल रहा है कि एम्स जो है वो बिहार में कहाँ खुलने वाला है, तो आपका याद रखिए दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा में। बोला जाति आधारित सर्वेक्षण जो है बिहार में, बिहार भारत का कौन सा राज्य है, तो भाई पहली बार हुआ है बिहार में, पूरे भारत में पहली बार हुआ है, वो भी कहाँ, बिहार में। बोल रहा है कि बिहार सरकार के राज्य में हर घर गंगा जल योजना किस जिले में शुरू किया गया। तो देखिए हर घर गंगा जल योजना आपको कहाँ किया गया, तो याद रखिए पटना, कहाँ आपको पटना, याद रखिएगा। तो हर घर जंगल गंगा जल योजना, हर घर गंगा जल, एक्चुअली क्या है ना कि इसका आंसर राजगीर है, और यही सही है, क्योंकि जो क्या है ना नीतीश सरकार, ये पाइप द्वारा जो है ना गंगा से पानी लेके आपको राजगीर तक पहुंचाएगा। बाकी पटना तो भागलपुर ये सब अक्सर गंगा नदी के किनारे तो है ही। चलिए 91 याद रखिए, बिहार में जो है गंगा नदी के किनारे टोटल 12 क्या है जिला है, 12 जिला है, ठीक है। चलिए 91 नंबर आपका क्या है कि अक्टूबर में जो धर्मा गार्जन हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। देखिए भारत और जापान के बीच धर्मा गार्जन होता है। फ्रांस के पास आपको बोले थे गरुड़, फ्रांस से, शक्ति फ्रांस के साथ होता है, लेकिन अगर गरुड़ शक्ति एक साथ हो गया तो समझ लिए वो इंडोनेशिया के साथ रहा है। किसका, इंडोनेशिया के साथ। टाइगर ट्रम्प संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ होता है, ठीक है। रूस के साथ इंदिरा होता है, इंदिरा याद रखिए, इंडियन और रूस।
ये सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, धर्मागार जापान। चलिए, हाल ही में भारत के पहले सौर शहर, तो सौर शहर, सौ सांची मध्य प्रदेश। सौर शहर कौन है, उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो मध्य प्रदेश सांची। G20 शिखर सम्मेलन जो है मेजबानी किस देश करेगा। देखो G20 जो है आपका, ये जो है दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। कौन, G20 आपका जो है दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। तो ये आपका, एक सेकंड रुके, दक्षिण अफ्रीका ही कर रहा है। चंद्रयान 3, ये थोड़ा समय लगेगा आपको। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। क्या, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। सबसे इंपॉर्टेंट याद है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ, चंद्रयान 3 आपको कब लॉन्च। देखिए चंद्रयान 1 देखिए 22 जुलाई, ये देखिए पहले डेट 22 जुलाई, वही 22 एक सॉरी ये जो है आपका एक मिनट आ गया, ये आपका यहाँ पे 22 जुलाई नहीं हुआ, ये 22 अक्टूबर, पहले अक्टूबर, 22 अक्टूबर। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर, चंद्रयान 2 जो है, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर और चंद्रयान 2 जो है ये 22 जुलाई। तो ये दोनों याद रखिएगा, 22 अक्टूबर पहले, ओ अक्टूबर। हालांकि जुलाई के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर होता है, लेकिन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर पहले और चंद्रयान 2 22 जुलाई। और लास्ट का ये है, ये आप चुपचाप याद रखिएगा 14 जुलाई। क्या, 14 जुलाई। ये कब, 2000 आपका 2008। ये कब, 2019। ये कब, 2023। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2003। और ये तीनों का हेड भी याद रखिएगा। दूसरा को तो याद रखिए, मोदी के मतलब गला मिला था, क्योंकि वो जो है ना के सिवान रो रहा था, क्योंकि चंद्रयान 2 जो है सफल नहीं हुआ। तो याद रखिए कौन है चेयरमैन, के सिवान। याद रखिए कौन थे, के सिवान। दूसरा आपको याद रखिए, ऊपर में याद रखिएगा माधव। याद रखिए कौन था उस समय चंद्रयान 1 में, ये सफल हो गया था, तो माधव याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और चंद्रयान 3 जो है ये आपका कौन था, सर रमन। क्या था, रमन। याद रखिएगा, क्या नाम रखिएगा, फिर से आपको बता रहे हैं। तो ये क्या था, सोमनाथ। ठीक है, तो ये माधव, सिवान के सिवान और सोमनाथ। ट्रिक से, माधव भगवान का नाम, सिवान भी भगवान का नाम और सोमनाथ भी भगवान का नाम। याद रखिएगा, ठीक है। और एक लास्ट आपको बताते हैं कि कौन कौन जो है आपका जो रॉकेट जो है इसमें भाग लिया। एक चंद्रयान 1 का जो है ये PSLV 11 तो है आपका क्या है, GSLV MK-M1 GSLV-MK-M1। और जो आपका 3 था ये आपका LK-M3-M4 याद रखिए, LK-M3-M4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं, देखिए याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, कौन हेड था याद रखिएगा, और जो है कौन रॉकेट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से आपको रिपीट देते हैं। चंद्रयान 1 PSLV 11 के साथ से प्रक्षेपित किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में, उसमें माधवन जो है आपका हेड थे, ठीक है, इसरो के। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019, ठीक है, के सिवान थे। और चंद्रयान 2 को किससे, GSLV MK-3। और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023। याद रखिएगा, चंद्रमा पर जो है ना दक्षिणी ध्रुव पर गया था, 14 जुलाई 2023 को गया, यहाँ से रवाना हुआ था भारत से, और चंद्रमा पर 23 अगस्त को, इसलिए भारतीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया जाता है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। और उस समय जो आपका इसरो के हेड थे वो कौन थे, अभी फिलहाल सोमनाथन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चंद्रयान 3 में मिशन रोवर का नाम क्या था। चलिए बताइए, आपका जो है रोवर का नाम चंद्रयान 3 में तो आपका क्या है, प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था, याद रखिएगा, क्या है, प्रज्ञान। ये बाहुबली जो है ना, ये रॉकेट का नाम था, LK-M3-M4, ये बाहुबली। और लैंडर जो है ना, लैंडर ये आपका क्या है, विक्रम। और रोवर कौन था, प्रज्ञान। ट्रिक्स याद रखिए। नारी शक्ति वंदना, सबसे पहले याद रखिएगा 106वां अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखिए अधिनियम, ये क्या है, नारी शक्ति के बारे में बोल रहे हैं। और 128वां विधेयक, ये जो है ये दोनों एक ही है, दोनों ही नारी शक्ति। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जो विधेयक हमेशा आते रहता है, जो पारित हो गया वही आपका अधिनियम बन जाता है। 128वां विधेयक के द्वारा 106 संविधान संशोधन अधिनियम में ये नारी शक्ति वंदना अधिनियम पारित हुआ।
ठीक है, ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, 128 106। चलिए क्या बोल रहा है कि इसमें क्या था, नारी शक्ति वंदना अधिनियम। तो भाई इसमें था कि यह लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। कितना? 33% आरक्षण। याद रखिए, फिर से हम आपको बता रहे हैं, कभी कभी सुनते होंगे भाई 128वां विधेयक क्या होता है, यहाँ 106 अधिनियम, अजीब बात है। याद रखिएगा, लाया गया था 128वां विधेयक, ठीक है, संसद में। जब पारित हो जाता है तब वो अधिनियम बन जाता है, जो कि कम्मा था 106। जरूरी नहीं है कि हमेशा विधेयक पारित ही होगा, कभी कभी जैसे कि कभी 122 लाया, 123 लिया, 124 लाया, कभी कभी 90 होता है, 91 होता है, 99 होता है, कभी 99 पारित नहीं हुआ, 100 पारित हो गया। तो ये सब क्या है, ये विधेयक है, याद रखिएगा। और 106 है संशोधन अधिनियम, 106 अधिनियम है। चलिए कह रहा है कि यह, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में समाचार में और आर्टेमिस समझौता क्या है। देखिए, आर्टेमिस समझौता आपका अंतरिक्ष अन्वेषण में, ये अमेरिका स्टार्ट किया था, याद रखिए। आर्टेमिस, भारत इसमें भाग लिया था, भारत जो है सहयोग दिया था, तो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अक्टूबर 2025 में जो है आधारित तौर पर ब्रिक्स जो है संपूर्ण पूर्ण सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ। तो देखिए कि पहले ब्रिक्स में कौन था, ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है ना आपको 2010 में आया, याद रखिए, साउथ अफ्रीका कब आया, 2010 में। लेकिन आपको बोल रहा है कि जो आपको अक्टूबर में जो है पुष्टि हो जाएगा, मतलब अब जो है शामिल हो जाएगा ब्रिक्स में, तो ये आपका सऊदी अरब। कौन? सऊदी अरब। चलिए, विश्व खाद्य दिवस, ये तो सबको पता है, 16 अक्टूबर, याद रखिए। एक तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ओजोन परत दिखाया था, तो ओजोन जो है ना, ओजोन दिवस ये आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन 99 है क्या कि भारत सरकार जो है टीबी 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो कौन? टीबी, तपेटेड टीबी, क्या टीबी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगर आपका क्वेश्चन लास्ट का है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम गवर्नर कौन है, तो ये आपका शक्तिकांत दास। क्या है? शक्तिकांत दास, 25वां। चलिए, ये आपका सेशन टोटल आपका जो है सेट 10 खत्म हो गया। अगला जो सेट होगा आपका सेट 11 होगा। ठीक है, आप इसको अच्छा से रिवीजन कीजिए।